O43 हिंदी अध्याय 211 प्रारंभिक राउंड 2। मैग्नस वेल के बैठ जाने के बाद भी भीड़ नहीं छंटी और मेरे जैसे अन्य लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया जो उसी प्रतीक्षा बूथ पर बैठे थे। अंततः गार्डों को हस्तक्षेप करना पड़ा और लड़कियों की बड़ी भीड़ को भगाना पड़ा। वह मुझसे कुछ ही दूरी पर बैठा था और जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मैं काफी हैरान रह गया। मैं जानता हूं कि वह बहुत सुंदर है क्योंकि मैंने उसकी प्रोफाइल में उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन अब जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं तो मुझे लगता है कि वह अपनी तस्वीर से भी अधिक सुंदर दिखता है। उसकी सुंदरता एलेन और सारा के समान ही है। लड़कियां उसकी मर्दाना सुंदरता के कारण उसकी ओर इतनी आकर्षित होती हैं, कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह लड़कियों जैसा दिखता है। उसकी सुंदरता में एक सौम्य मर्दाना एहसास है जो लड़कियों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। वह अकेला नहीं था, उसके दो दोस्त भी उसके पास बैठे थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया अधिकाधिक लोग आयोजन स्थल पर आते जाते देखे जाने लगे। लगभग 15 मिनट बाद मैंने लिली को वापस आते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे लगा कि उसने प्रारंभिक परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कैसा रहा? मैंने फिर भी पूछा जब वह मेरे पास बैठी। ये राउंड कठिन था, लेकिन मुझे लगता है मैंने अच्छा किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर दूसरे राउंड के लिए शुभकामनाएं, मैंने कहा। हम बातचीत करते रहे और उन्होंने मुझे विस्तार से बताया कि पहला राउंड कैसा होता है और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने इसके बारे में हजारों खबरें पढ़ी थीं, लेकिन फिर भी उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से सुनना अच्छा लगा जिन्होंने इसे स्वयं अनुभव किया था। टिंग, मेरे ये कहते ही एक सूचना बज उठी कि मेरे लिए प्रारंभिक चरण के पहले चरण में भाग लेने का समय हो गया है। शुभकामनाएं। जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने कहा। धन्यवाद, मैंने कहा और उस क्षेत्र की ओर चल दिया जहां राउंड आयोजित किए जा रहे थे। पहले राउंड के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए मुझे 5 मिनट चलना पड़ा। मैं अपने सामने पानी का एक विशालकाय ढेर देख रहा हूं जो 500 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है। पूल के अंदर कई ब्लॉक तैरते हुए देखे जा सकते हैं। इस राउंड के नियम बहुत सरल हैं, इसमें ब्लॉकों पर कूदते हुए पूल को पार करना होता है। एक ब्लॉक का उपयोग केवल एक छलांग के लिए किया जाएगा तथा छलांग लगाने के बाद ये केवल 1 सेकंड तक ही तैरता रहेगा। इतना ही नहीं, आपको ये सब अपनी ओर आते लक्ष्यों से बचते हुए करना होता है। यदि आप लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं तो आपके स्कोर में से 10 अंक काट लिए जाएंगे। आपका स्कोर इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितनी दूरी तय की है। यदि आप पानी में गिरने से पहले 200 मीटर की दूरी तय कर चुके हैं तो आपका स्कोर 200 होगा। यदि आपने किसी लक्ष्य पर निशाना लगाया तो आपके स्कोर से अंक काट लिए जाएंगे। आपको अन्य 199 लोगों के साथ दौड़ना है, उन ब्लॉकों पर कूदना है जो आपके कूदने के अगले ही पल फूट जाएंगे। ऐसा करते समय आपको अपनी ओर आए लक्ष्य से भी बचना होगा। ये कठिन हिस्सा नहीं है, कठिन हिस्सा ये है कि आप अपनी योग्यता या कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। आपने अपनी शारीरिक क्षमता के साथ राउंड पास कर लिया है। इस राउंड की एकमात्र मजेदार बात यह है कि आप हिंसा का उपयोग कर सकते हैं। आप किसी को भी टक्कर मार सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करेंगे क्योंकि अधिकतर लोग दूरी पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 10 मिनट में सभी 200 लोग लाइन में लग गए। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मैग्नस भी लाइन में था। कई लड़कियों की निगाहें उसके हर पल पर लगी रहती थीं। अगर पूल के किनारे कुर्सी पर बैठा वह डरावना दिखने वाला आदमी न होता तो वे निश्चित रूप से मधुमक्खियों की तरह उसके आसपास मंडराती रहती। आपको नियम पहले से ही पता होंगे, लेकिन मैं फिर भी इसे दोहराऊंगा, उन्होंने कहा और नियम बताना शुरू कर दिया। ये राउंड भनभनाहट के बाद शुरू होगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आदमी ने कहा और अगले ही पल जोरदार भनभनाहट गूंज उठी। बज़, ये सुनकर मैंने पूल पर छलांग लगा दी। मेरे दाहिने पैर ने एक पल के लिए ब्लॉक पर दबाव डाला, फिर दूसरे ब्लॉक की ओर छलांग लगा दी। तैरते हुए ब्लॉकों को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने लकड़ी के ब्लॉक पर पैर रख दिया हो, लेकिन ये गुब्बारे की तरह फूट गया। पॉप 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 की तेज आवाज कहीं भी सुनाई दे सकती थी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान कूदने पर ही लगाए रखा। ये पूरा चक्कर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब मुझे दूरी पार करने पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं उन कुछ लोगों में से एक हूं जो सबसे आगे हैं और वहां केवल 3 लोग हैं, एक है जबकि 2 लड़के हैं और आश्चर्यजनक रूप से मैग्नस वेल्स सबसे आगे हैं। ऐसा लगता है जैसे वह कूदने के लिए किसी प्रकार की तकनीक का उपयोग कर रहा है। उसकी छलांगें धीमी लगती हैं लेकिन वे बहुत तेज होती हैं। खुश, मैंने पहली प्रोजेक्टिव को सामने से आते देखा। ये तेज है, लेकिन अगर लोग काफी तेज हो तो वे इससे बच सकते हैं।
मैंने ये देखकर एक गहरी सांस ली कि वह मेरी ओर नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक वह सांस मेरे भीतर ही अटक गई, क्योंकि लाल प्रक्षेप्य मेरे सिर की ओर आ रहा था, जबकि मैं हवा में ही था। फुफ, बिना सोचे समझे मैंने अपनी गर्दन को अधिकतम गति से आगे बढ़ाया और वह गोला मेरे कान के पास से निकल गया। भाड़ में जाओ, मैंने पीछे से सुना, वह प्रक्षेप्य अवश्य ही मेरे पीछे किसी को लगा होगा। दो और प्रक्षेप्यों के सामने से आने के बाद कभी कभी मुझे प्रक्षेप्य से बचने के लिए अपने शरीर को अप्राकृतिक कोण पर घुमाना पड़ता है। छी! मेरे सामने खड़ा तगड़ा दिखने वाला लड़का एक प्रक्षेप्य से टकराया, लेकिन इससे उसकी गति कम नहीं हुई और वह ब्लॉक पर कूदता रहा। ऐसा लग सकता है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन राउंड शुरू होने के बाद से केवल 30 सेकंड ही बीते थे और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। चून की प्रत्येक छलांग में ब्लॉक उछल जाते हैं, इसलिए पीछे से आने वाले लोगों के लिए कूदने के लिए कम ब्लॉक रह जाते हैं, जिसके कारण उन्हें जगह के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैंने हर कुछ सेकंड में बहुत सी छपाक की आवाजें सुनी, क्योंकि अधिक से अधिक लोग पानी में गिरने लगे। हालांकि यह मेरे लिए अच्छा है, चौथे स्थान पर होने के कारण मुझे अपने कदम रखने के लिए जगह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस 100 मीटर चौड़े पूल में बॉक्स के लिए पर्याप्त से अधिक जगह है। धप, भाड़ में जाओ, मैंने गाली दी क्योंकि एक प्रक्षेप्य ने मुझे मारा। इस स्थिति से बचना लगभग असंभव था, क्योंकि दो प्रक्षेप्य थे और मैं उनमें से केवल एक को ही चकमा दे सकता था। यह प्रक्षेप्य मुट्ठी के आकार की एक नर्म, मुलायम गेंद है, लेकिन लगने के बाद ये बहुत दर्दनाक महसूस होती है। लगभग सभी लोग घायल हो गए, विशेषकर वे जो सबसे आगे थे। मेरे आगे जो 3 लोग थे उनमें से 2 भी घायल हो गए। केवल मैग्नस ही ऐसा था जो अपने रास्ते में आने वाले सभी प्रक्षेप्यों को चकमा देने में सक्षम था। फिलहाल मैं अपनी उच्चतम गति से नहीं कूद रहा हूं, आगे वाले अधिकतर लोग भी अपनी पूरी गति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अपनी पूरी गति का उपयोग करना मेरे लिए आपदा होगी, क्योंकि पूरी गति से कूदने पर मेरे लिए आने वाले प्रक्षेप्य से बचना बहुत कठिन हो जाएगा। मैं आगे रहने के लिए तो तेज हूं, लेकिन इतना धीमा भी हूं कि अपने रास्ते में आने वाले प्रक्षेप्यों से बच सकता हूं और प्रथम स्थान प्राप्त करने में कोई पुरस्कार नहीं है। धमाका! मैग्नस को अंततः प्रक्षेप्य लगा। हम लगभग आधी दूरी तय कर चुके थे और यह पहला प्रक्षेप्य था जो उसे लगा था। जब मैंने आधा पूल पार कर लिया तो मैंने देखा कि ब्लॉकों की संख्या तेजी से कम हो रही है। इससे पीठ में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और कई लोग पानी में गिरने लगे। मैं अभी ठीक हूं, लेकिन कुछ ही सेकंड में मुझे भी सावधान रहना होगा। हुश! मैंने अपना पैर मोड़कर एक और प्रक्षेप्य को चकमा दिया। जब मैं जमीन पर उतरा तो मुझे थोड़ा असंतुलित होना पड़ा। यदि मैं स्वाभाविक रूप से तेजी से नहीं कूदता, तो मैं निश्चित रूप से पानी में गिर जाता। इस समय केवल मैं और मैग्नस ही ऐसे थे जिन्हें केवल एक ही प्रक्षेपास्त्र लगा था, जबकि अन्य को एक से अधिक प्रक्षेपास्त्र लग चुके थे। मुझे इस टेक को बनाए रखना है। मैं बस यही सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि कोई मुझ पर पीछे से हमला कर रहा है। अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर मैंने देखा कि एक लड़का ऊंची छलांग लगा चुका है और वह दूसरी छलांग लगाने के लिए मेरे शरीर का सहारा लेना चाहता था। अगर वह सफल हो जाता तो वह छलांग जरूर लगाता, लेकिन मेरे पानी में गिरने की संभावना भी बढ़ जाती। बेवकूफ, उसने कहा। हवा में किक करना 3 महीने पहले ये निश्चित रूप से कठिन होता, लेकिन लड़ाकू शैली के नारकीय प्रशिक्षण के साथ मैं निश्चित रूप से उस कौशल का प्रदर्शन कर सकता हूं। बम! मैंने हवा में ही किक मारी और उस बल का प्रयोग उस प्रक्षेप्य को चकमा देने के लिए किया जो मेरी ओर आ रहा था। अगले 12 सेकंड तक छलांग लगाने का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मैग्नस पूल के दूसरी ओर उतरा, उसके बाद अन्य 2 भी उतरे और उसके 2 सेकंड बाद ही मैं ऐसा करने में सफल हो गया। जब मैं पूल के दूसरे छोर पर खड़ा था तो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि मैंने केवल 10 अंक गंवाए थे। इन सभी 200 लोगों में से केवल मैं और मैग्नस ही 490 अंक प्राप्त कर सके। पूल के दूसरी ओर खड़े कुल 200 लोगों में से 20 से भी कम लोग दूसरे छोर तक पहुंच पाए, जबकि बाकी सभी लोग पानी में गोते लगा चुके थे। टिंग! मुझे अपने होलोवॉच में अपने स्कोर की सूचना मिली। पहला राउंड खत्म हो गया है, आप सभी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पूल के दूसरे कोने से एक आवाज गूंजी। राउंड के शुरू से लेकर अंत तक परीक्षक कभी भी अपनी आरामदायक कुर्सी से बाहर नहीं आता। वह कितना आलसी हो सकता है जो अपना काम भी पेशेवर तरीके से नहीं करता। मैंने मन ही मन कहा और बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। मैं वापस आया तो लिली बूथ के इंतजार में नहीं थी। वह 10 मिनट पहले ही दूसरे राउंड के लिए निकल चुकी थी। उसने मुझे संदेश भेजा था कि वह शाम को मेस में मिलेगी और दूसरे राउंड के लिए शुभकामनाएं देती है। मुझे इसके लिए 40 मिनट तक इंतजार करना होगा।
मैंने अपना समय फीड और संदेश पढ़ने में बिताया, इससे पहले कि मेरा दूसरा चक्कर आने और उस ओर चलने का समय आ जाए। कुछ मिनट बाद मैं एक बड़े हॉल के सामने खड़ा था, मेरे चारों ओर ऐसे सैकड़ों हॉल थे। लोगों को उनके अंदर आते जाते देखा जा सकता था। जब वे अंदर गए तो सामान्य दिखे, लेकिन जब बाहर आए तो बहुत दयनीय दिखे। कोई भी यह कल्पना करने से नहीं बच सकता कि उन्हें अंदर कितनी बुरी तरह पीटा गया होगा। मैंने दरवाजे पर अपनी प्रतियोगिता आईडी स्कैन की और दरवाजा खुल गया। प्रतिभागी #739GSJDV का स्वागत है। हॉल में एक आवाज गूंजी। हॉल एकदम धूसर रंग का है, वहां 5 लड़ाकू एंड्रॉइड्स और एक छोटी सी मेज जिस पर कलाकृति रखी हुई है के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रतिभागी #739GSJDV, आपका प्रतिद्वंद्वी वे 5 लड़ाकू एंड्रॉइड हैं जो एक समय में एक पर हमला करेंगे। फ्री वेब नॉवल CM। लड़ाई 1 घंटे तक चलेगी। लड़ते समय आपको कौशल का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिभागी #739GSJDV, लड़ाई 5 मिनट के बाद शुरू होगी, कृपया उससे पहले कलाकृतियां पहने। AI ने कहा। 5 लड़ाकू एंड्रॉइड वैसे ही दिखते हैं जैसे मैंने प्रशिक्षण केंद्र में देखे थे, सिवाय इसके कि उनके सिर पर 1 से 5 तक छपा हुआ है और प्रत्येक की छाती पर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें 100 दिखाया जा रहा है। प्रत्येक लड़ाकू एंड्रॉइड को हराने पर उसे 100 अंक मिलेंगे। इससे लड़ते हुए आपको 100 से 0 बनाना होगा और एंड्रॉइड को पराजित माना जाएगा। एक और दिलचस्प नियम है, भले ही कोई एंड्रॉइड को पूरी तरह से हरा न सके, फिर भी आपने उसकी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए हैं वे आपके स्कोर में चले जाएंगे। प्रत्येक लड़ाकू रोबोट की लड़ने की शक्ति अलग अलग होती है। एंड्रॉइड 1 की ताकत सबसे कम है जबकि एंड्रॉइड नंबर 5 की ताकत सबसे ज्यादा है। मैंने फीड पर जो पढ़ा है उसके अनुसार एंड्रॉइड नंबर 1 की ताकत औसत मध्य स्तर के स्पेशलिस्ट ग्रेड इवॉल्वर से संबंधित है। एंड्रॉइड नंबर 2 की ताकत शीर्ष स्तर के स्पेशलिस्ट इवॉल्वर से संबंधित है। एंड्रॉइड नंबर 3 की ताकत प्रारंभिक स्तर के कॉर्पोरल चरण से संबंधित है। एंड्रॉइड नंबर 4 की ताकत मध्य स्तर के कॉर्पोरल ग्रेड इवॉल्वर से संबंधित है और अंतिम एंड्रॉइड नंबर 5 की ताकत शीर्ष स्तर के कॉर्पोरल चरण इवॉल्वर से संबंधित है। यही कारण है कि जो लोग हॉल से बाहर आ रहे थे वे कितने मनहूस लग रहे थे। इसका कारण ये होगा कि 3 कॉर्पोरल चरण शक्ति रोबोट। घड़ी की टिक टिक देखकर मैंने मेज पर रखी कलाकृतियां पहनना शुरू कर दिया। वे सभी ग्रेड 1 हैं। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने कम से कम हमें एक कलाकृति के रूप में रहने दिया, अन्यथा अधिकांश लोग टूटी हड्डियों के साथ हॉल से बाहर आते। जैसे ही मैंने कलाकृतियां पहनी, मेज अपने आप मुड़ गई और दीवार से आसानी से लग गई। अब मेरे पास बिना किसी बाधा के लड़ने के लिए एक आदर्श स्थान होगा। लड़ाई शुरू। हॉल में घंटी बजी और एंड्रॉइड 1 बाहर आया और मुझ पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। मैंने कोई हरकत नहीं की और पूरी ताकत से रोबोट पर तलवार चलाई। खटखट। मेरी तलवार सीधे उसकी गर्दन पर लगी और उसकी छाती पर जो 100 दिख रहा था अब 0 दिख रहा है। यह उम्मीद थी कि अब मेरे पास जो शक्ति है मुझे बस अपनी तलवार घुमानी होगी। एक औसत मध्य विशेषज्ञ मंच पर ही मर जाएगा। एंड्रॉइड नंबर 1 अपने स्थान पर वापस चला गया और एंड्रॉइड नंबर 2 बिना इंतजार किए बाहर आ गया। वह तेजी से मेरी ओर दौड़ा, मेरी छाती पर मुक्का मारना चाहता था, लेकिन जब वह मुझे छूने ही वाला था मैंने उसे चकमा दे दिया और अपनी तलवार उसकी पीठ पर घुमा दी। खटखट। जैसे ही मेरी तलवार उसकी पीठ पर लगी, कुछ चिंगारी उड़ी और जब मैंने उस संख्या को देखा तो वह 100 से 69 हो गई। मेरे एक तलवार के हमले से उसके 31 अंक खत्म हो गए। उसे हराने के लिए मुझे 2 या 3 बार और हमला करना होगा। मेरी तलवार के बाद एंड्रॉइड ने हमारे बीच कोई दूरी नहीं बनाई, बल्कि हथौड़े की तरह अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका हाथ मेरी ओर आता देख मैं नीचे झुका और अपनी तलवार उसकी कमर पर मार दी। वह चकमा देना चाहता था लेकिन मेरी तलवार इतनी तेज थी कि वह चकमा नहीं दे सका। क्लैंक। मेरा एक और हमला उस पर एकदम सटीक लगा, जिससे उसके 40 अंक कट गए। मुझे अपने हमले का आनंद नहीं मिला क्योंकि मैंने देखा कि वह मेरी ओर आ रहा है। उसे चकमा देने के बहुत करीब देखकर मैंने अपने बाएं हाथ पर एक छोटी सी ढाल के साथ बचाव करना चुना। धम्मा। उसकी लात सीधे मेरी ढाल पर लगी। लात की ताकत से मेरा शरीर थोड़ा सा हिल गया, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। जब वह अपने पैर से मुझ पर हमला कर रहा था, मैंने भी हमला करने की तैयारी कर ली। तभी मेरी तलवार उसके दूसरे पैर पर जा लगी। क्लैंक। एक और धातु की खनक के साथ एंड्रॉइड रुक गया और वापस अपने स्थान की ओर चलने लगा। असली चुनौती अब शुरू होती है। मैंने सोचा कि अगला एंड्रॉइड जो मुझ पर हमला करेगा, उसके पास प्रारंभिक स्तर के कॉर्पोरल स्टेज इवॉल्वर की शक्ति होगी।
मैंने अब तक अपने शरीर की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन प्रारंभिक स्तर के कॉर्पोरल के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अपने शरीर की पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को प्रसारित करना होगा। हुश। जैसे ही एंड्रॉयड नंबर 2 अपनी जगह पर वापस गया, एंड्रॉयड नंबर 3 बाहर निकला और मुट्ठी बाहर निकालकर एक डोलते हुए की तरह मेरी ओर आया। खटखट। धातु की ध्वनि गूंजी जब उसकी मुट्ठी और मेरी तलवार एक दूसरे से टकराए। मुझे झटका कम करने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ा। इसकी शक्ति देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही चुनौती है जो मैं चाहता हूं। मुझे किसी भी कॉर्पोरल स्टेज इवॉल्वर के खिलाफ अपनी शक्ति का परीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। यद्यपि यह एंड्रॉयड कभी भी मानव इवॉल्वर की तुलना में सक्षम नहीं हो सकता है, फिर भी यह मेरी शक्ति का परीक्षण करने के लिए अच्छा है। जैसे ही मैं एक कदम पीछे हटता हूं, वह मुझ पर फिर से हमला करता है, इस बार लात से। यह देखकर कि लात मेरी ओर आ रही है, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं तेजी से उसकी लात को चकमा देता हूं और अपनी तलवार से उसके पैर पर हमला करता हूं। भले ही वह एंड्रॉयड है, फिर भी उसे मेरी लात रोकने में समस्या होगी। क्लैंक। मैंने इस हमले में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। मैं इस हमले से ज्यादा अंक निकालना चाहता था। यह एंड्रॉयड है, जितना अधिक मैं अपने हमले दिखाऊंगा उतना ही इसका अनुमान लगाना होगा, इसलिए मुझे इस लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। क्लैंक। मेरा हमला एंड्रॉयड की जांघ पर पड़ा और उसने सीधे 26 अंक झटक दिए। अगर मैं इस तरह के 3-4 और आक्रमण करने में सक्षम रहा तो ये शानदार होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि यह कठिन होगा। उसने मेरे कदमों और ताकत की गणना अपने डाटाबेस में कर ली थी। इस तरह का एक और हमला करने के लिए मुझे ताकत की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। बम। ये रोष हमला आया। मैं एजेंटों का बचाव करने में देर हो गई क्योंकि यह मेरे कंधे पर लगा। भाड़ में जाओ। मैंने गाली दी क्योंकि मुझे अपने कंधे पर चुभन भरा दर्द महसूस हुआ, लेकिन मेरे पास इस पर विचार करने का समय नहीं था क्योंकि उसका एक और मुट्ठी मुझ पर आ रहा था। खटखट। मैंने उसके मुट्ठी के हमले से बचाव किया और अपना हमला किया, लेकिन मेरे हमले से पहले ही वह चकमा देकर भाग गया। क्लैंक। मैं एक बार फिर एंड्रॉयड से भिड़ गया। यह एंड्रॉयड बहुत लचीला है। यदि यह सामान्य प्रारंभिक स्तर का विशेषज्ञ ग्रेड रिवॉल्वर होता तो वह मुझसे हार जाता, लेकिन यह एंड्रॉयड बचाव करता रहता है। मुझे ये कहना है कि यह एंड्रॉयड डेटाबेस काफी अच्छा है। मैंने जो भी चालें आजमाई, उनमें से कई को इसने प्रभावी ढंग से रोका, लेकिन इससे मुझे खुशी हो रही है। प्रतिद्वंद्वी जितना कठिन होगा, मैं उतना ही अधिक रोमांचित महसूस करूंगा और उसे और भी अधिक हराना चाहूंगा। खटखट खटखट खटखट। मेरी तलवार और उसकी पहली तलवार लगातार टकराती रही। मेरी तलवार कुछ ही सेकंड में उसकी मुट्ठी से दसियों बार टकराए। इस एंड्रॉयड के बारे में एक बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रही है कि यह मानव शरीर की सीमा के भीतर लड़ रहा है, लेकिन यह अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा है, जो केवल कुछ ही लोग कर पाते हैं। वह ऐसे करतब दिखा रहे हैं जो मानव शरीर के लिए तो संभव है, लेकिन केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ युद्ध शैली का प्रशिक्षण लिया हो। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। मेरी तलवार ने उसकी छाती को चीर दिया। हालांकि एक खरोंच तक नहीं आए, लेकिन उसकी छाती की संख्या में कमी इस बात का सबूत है कि मेरा कदम घातक था। इस बार मैंने कुछ और नहीं किया, बल्कि अपने हथियारों को उस पर लगातार मारता रहा और अचानक अपनी तलवार की गति दोगुनी बढ़ा दी, जिससे एंड्रॉयड के लिए मेरे हमले से बचाव करना असंभव हो गया। ये काफी अच्छा कदम था, लेकिन ये दोबारा प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रणाली ऐसे कदमों के प्रति सतर्क रहेगी। इसकी छाती की स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसमें केवल 61 अंक शेष है। मैंने अपनी 2 चालों में पहले ही 39 अंक खत्म कर दिए हैं। अब मुझे बाकी अंक भी खत्म करने हैं। फुटकार। हमारे बीच कुछ दूरी बनाते हुए एंड्रॉयड मेरी ओर कूदा और उड़ने लगा। उसकी किक इतनी तेज थी कि हवा भी उसमें से होकर मेरी ओर आती हुई आवाज कर रही थी। अगर ये लात सचमुच लगी तो बहुत दर्द होगा। धमाका। मैंने इससे बचाव के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल किया। ये वास्तव में शक्तिशाली था क्योंकि मुझे 2 कदम पीछे हटना पड़ा और मैं अभी भी अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस कर रहा था। मैं ये सोचकर एंड्रॉयड पर लंच अटैक कर रहा था कि वह ऐसा किक करने के बाद जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन उसने इसके विपरीत किया। इसने फ्लिप करने के लिए मेरी ढाल के बल का उपयोग किया और एक अन्य कौशल का प्रक्षेपण किया जो पहले किक से अधिक शक्तिशाली है। मेरे पास बचाव का कोई मौका नहीं था क्योंकि जब मैं आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था तो एक किक तेजी से मेरी ओर आई। मैंने सोचा, लगता है अब मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। मैं अपने शरीर की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था, जो सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 6 मुहरों से प्राप्त हुई थी और मेरी युद्ध शैली की चालें थीं।
मैं उन सभी को एंड्रॉयड नंबर 4 के खिलाफ लड़ाई के लिए रख रहा था, लेकिन अब मुझे ये सब इस्तेमाल करना था। मेरी तलवार जो पहले धीमी थी, अचानक तेज हो गई और मेरी ओर आ रही लात से जोरदार तरीके से टकराने लगी। क्लैंक। मिलीभगत के बल ने मुझे 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मैंने मिलीभगत के उस बल का उपयोग एक चक्कर लगाने के लिए किया, जैसा कि पहले एंड्रॉयड ने किया था। बात सिर्फ इतनी है कि मेरी गति उससे अधिक तेज थी, इसलिए जब मेरी तलवार उसकी ओर घूमी तो उसे बचने या प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। क्लैंक। मेरी तलवार ने हवा में ही उसकी जांघ पर फिर से हमला किया। इस चाल के साथ ही उसके चीक पर लगे कुछ अंक फिर से कम हो गए। उसने हम दोनों के बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उस पर गोली चलाई और अपनी तलवार से उस पर वार किया। खटखट। अंततः जब मेरी तलवार उसकी छाती से टकराने वाली थी, उसने अपने दोनों हाथों को आपस में फंसा लिया और उनका उपयोग बचाव के लिए किया। बम। मेरे तीसरे ने अपनी भुजाओं पर जोरदार प्रहार किया, जिसका उपयोग बचाव के लिए किया जाता है, जिससे कुछ और संख्याएं निकल गईं। मैं फिर उसकी ओर बढ़ा। इस बार वह तैयार था और उसने मेरी तलवार को रोकने के लिए अपनी मुट्ठी हिलाई। मेरी तलवार उससे टकराने ही वाली थी कि अचानक मेरी तलवार सांप की तरह हो गई। वह आने वाली मुट्ठी के चारों ओर घूमकर उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई सांप अपना जहरीला दंश ले रहा हो। चंक। जैसे ही मेरी तलवार उसकी गर्दन पर अटकी, खनक पैदा हो गई और एंड्रॉयड अभी भी छाती में एक स्क्रीन के रूप में 3 शून्य दिखा रहा था। कुछ सेकंड तक एंड्रॉयड स्थिर पड़ा रहा, फिर वह अपने स्थान पर वापस जाने लगा। एंड्रॉयड को हराना आसान है, लेकिन अगर उसके स्थान पर उसी स्तर के असली रिवॉल्वर होते, तो उन्हें इतनी जल्दी हराना सिर्फ शारीरिक शक्ति के बल पर बहुत कठिन होता। जैसे ही एंड्रॉयड नंबर 3 अपनी जगह पर वापस गया और एंड्रॉयड नंबर 4 आना शुरू हो गया, मेरा दिल जोर से धड़क उठा ये देखकर कि इस एंड्रॉयड में मध्य स्तर के कॉर्पोरल ग्रेड रिवॉल्वर्स के समान शक्ति है और फीड के अनुसार जो इसे हराने में सक्षम है, उनके पास शीर्ष 50 में प्रवेश करने के 80% अवसर होंगे। ये देखकर कि यह अपनी जगह से बाहर आ रहा है, मैंने अंततः अपना आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया, जो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। मेरे हाथों से चांदी की आग निकलती है और वह मेरी तलवार के चारों ओर घूमने लगती है। यह इतनी तेजी से घूम रहा है कि इसके रास्ते में जो भी आएगा, कुचल जाएगा। यह मेरे 3 महीने के प्रशिक्षण का परिणाम है। जिस दिन मैंने प्रतियोगिता की घोषणा सुनी, उसी दिन से मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। आमतौर पर मेरी योजना सप्ताह में केवल 3 दिन अपनी क्षमता पर काम करने की थी, लेकिन प्रतियोगिता की घोषणा सुनने के बाद मैंने हर दिन इस पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने हर दिन इस पर काम किया, चाहे मैं प्रशिक्षण से कितना भी थका हुआ क्यों न हो। मैं हर दिन 2 घंटे अपनी क्षमता का अभ्यास करूंगा। मैंने इस कदम की प्रेरणा अंतरिक्ष जगत के यादगार जानवरों में से एक से ली है। घुमावदार पूंछ वाला शिकारी कुत्ता। ये द्विपाद शिकारी कुत्ता प्रकार का राक्षस था, जिसके तीखे पंजे और तीखे दांत होते हैं, लेकिन इसकी विशेषता इसकी पूंछ थी। इसकी पूंछ के सिरे पर हवा बहुत तेजी से घूमती है, इतनी तेजी से कि इसके चारों ओर की हवा भी घूमने लगती है। पहले तो ये घातक नहीं लगता था, लेकिन जब भी यह टकराता था तो इससे जोरदार आवाज निकलती थी। एक दृश्य मुझे अभी भी याद है। एक बार उसकी पूंछ लड़के के असुरक्षित कंधे से टकराई थी और अगले ही पल उसने लड़के के कंधे को टुकड़ों में तोड़ दिया था। यदि उसके साथियों ने उसे समय पर नहीं बचाया होता, तो वह निश्चित रूप से मर चुका होता, क्योंकि अगली बार उसकी पूंछ उस लड़के के सिर पर लगी होती। उसके बाद उस लड़के को कुछ खास नहीं हुआ। उसने रेचेल से पुनर्योजी औषधि पी ली थी और जो कंधा उसने खो दिया था वह कुछ ही दिनों में नया हो गया। मेरी तलवार के चारों ओर घूमती हुई आग उसी से प्रेरित है। न केवल आग केंद्रित है, बल्कि यह बहुत तेज गति से घूम रही है। यद्यपि मेरी आग की घूमती हुई गति की तुलना घुमावदार पूंछ वाले कुत्तों से नहीं की जा सकती, लेकिन घूमती पूंछ वाली आग की मारक क्षमता निश्चित रूप से इसकी भरपाई कर देगी। एक दिन मैं अग्नि को नियंत्रित करने में इतना कुशल हो जाना चाहता हूं कि मैं अपनी संकेंद्रित अग्नि से घूमता हुआ कोड़ा बना सकूं। यह सपना किसी और दिन के लिए था। अब मुझे इस एंड्रॉयड नंबर 4 को हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना था, जो प्रतियोगिता के मुख्य मुकाबलों के लिए मेरा टिकट होगा। वास्तव में उत्साहित महसूस कर रहा हूं। पिछले 2 महीनों में मैंने कई मिड और पीक लेवल कॉर्पोरल स्टेज इवॉल्वर्स से मार खाए हैं। मैं इस एंड्रॉयड और अन्य मध्य स्तरीय कॉर्पोरल स्टेज इवॉल्वर्स के बीच अंतर जानने के लिए इसकी शक्ति का अनुभव करना चाहता हूं, जिनसे मुझे मार पड़ी थी। वह तेज गति से मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी गति इतनी तेज थी कि मुझे उसकी चाल का मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार हिलाने का भी मौका नहीं मिला। खटखट।
उसकी मुट्ठी तेजी से मेरी तलवार को ढांक रही घूमती आग को पार कर गई और उससे टकरा गई। इस मुट्ठी का बल मेरे शरीर से होकर गुजरा और मुझे इसे फैलने से रोकने के लिए 6 कदम पीछे हटना पड़ा, लेकिन ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी भी अपने शरीर के अंदर कंपन महसूस कर रहा हूँ। केवल ऐसी शक्ति का दबाव ही मुझे सुधार देगा, मैंने मन ही मन कहा और चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। जब मैं पहले की टक्कर से खुद को संभल रहा था, तो ये हमला फिर से पूरी ताकत से मेरे पास आया। इस बार मेरी प्रतिक्रिया धीमी थी और मेरी छाती पर हमला हुआ। बम ट्रैक, उसका मुक्का सीधे मेरी छाती पर लगा, जिससे मेरी कुछ हड्डियां टूट गईं। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा हथौड़ा मेरी छाती पर टूट पड़ा हो। इसने मेरे शरीर को अंदर से इतना हिला दिया कि खून का एक कौर मेरे मुंह तक पहुंच गया, लेकिन मैंने बलपूर्वक उसे वापस निगल लिया। ये शक्ति वास्तव में डरावनी है, विशेष रूप से मेरे जैसे मध्य स्तरीय विशेषज्ञ चरण इवॉल्वर के लिए। यदि मैं शीर्ष स्तर पर होता तो मैं थोड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता। मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को उग्र रूप से प्रसारित किया। मुझे आशा है कि यह लड़ाई मुझे 5वें संचलन से आगे बढ़ने में मदद करेगी। धमाका, वह एक और मुट्ठी के साथ आया। सौभाग्य से मैं इस बार तैयार था क्योंकि उसकी मुट्ठी मेरी ढाल से टकरा गई थी। फिर भी मुझे इसके और अधिक प्रहारों से बचाव करते हुए कुछ कदम पीछे हटना होगा। बम बम बम, मैं उसके आने वाले हमलों से बचाव करता रहा, जबकि कुछ वारों का बचाव करने में मैं असफल रहा। मैं पिटाई के मामले में नया नहीं हूं, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक द्वारा आयोजित समूह के भीतर की लड़ाइयों में मुझे इससे भी बुरी पिटाई मिली थी। यहां तक कि कई शीर्ष स्तर के कॉर्पोरल स्टेज भी थे जो मुझे काफी बुरी तरह पीटते थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, उसकी चालें मुझ पर कम पड़ती गईं। जब मैंने पुनः अकेले ही मध्य स्तरीय कॉर्पोरल ग्रेड रिवॉल्वर से लड़ाई की, तो मैं उसकी अधिकांश चालों से बचाव करने का साहस नहीं कर सका। मैंने सोचा कि यह प्रारंभिक स्तर के कॉर्पोरल स्टेज रिवॉल्वर को चौंका देगा, जिसे मुझे बहुत बुरी तरह से हराना है, लेकिन यहां मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। जैसे जैसे मैं लड़ाई की लय में आता जा रहा हूं, मुझे एंड्रॉयड के खिलाफ बचाव करने में आसानी हो रही है। उसने मुझ पर एक और लात मारी, लेकिन इस बार मैंने अपनी ढाल का उपयोग करके बचाव नहीं किया क्योंकि उसके कार्यक्रम ने इसकी भविष्यवाणी की थी, लेकिन मैंने कूदकर हमला कर दिया। एफगई वे बीनो एल अंडरस्कोर सी सिग्मा एम। ये छलांग सामान्य नहीं थी, बल्कि मेरी अग्नि क्षमता का उपयोग करके लगाई गई थी। मेरे पैरों के नीचे आग का एक विस्फोट हुआ, जैसे कोई जेट हो। इसने मेरे शरीर को हवा में उछालने के लिए पर्याप्त गति प्रदान की। खटखट, मेरी तलवार उसकी छाती पर टकराए और उसकी छाती पर संख्या कम हो गई। ये दूसरी चाल है जिसका आविष्कार मैंने अपनी योग्यता से किया है। धप, मैं एंड्रॉयड के दूसरी ओर उतरा। ये चाल ऐसी है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है। मुझे मुख्य प्रेरणा आकाशीय कदमों और कुछ राक्षसों से मिली जिन्होंने अपनी गति बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया। इस कदम में असीमित संभावनाएं थीं। एक दिन मैं उस स्तर पर पहुंच जाऊंगा जब मेरे पास पर्याप्त मैना होगा और मेरी अग्नि क्षमता थोड़ी मजबूत हो जाएगी। मुझे यकीन है कि मैं इस क्षमता का उपयोग हवा में उड़ने के लिए कर सकता हूं। बिना एक क्षण भी गंवाए मैंने पहले वाली चाल का प्रयोग करते हुए दूसरा आक्रमण किया। बस इस बार मैंने अपनी तलवार की गति बढ़ाने के लिए अपने हाथ के पीछे आग का इस्तेमाल किया। जैसे ही मैंने अपनी तलवार उसकी ओर घुमाई, मेरे हाथों की गति दोगुनी से भी अधिक हो गई। एंड्रॉयड शांत नहीं रहा क्योंकि उसने पहले ही मुझ पर मुक्का मारना शुरू कर दिया था। जैसे ही वह मुक्का उसके मुक्के से टकराने वाला था, मैं नीचे झुक गया और उसके निचले हिस्से पर हमला कर दिया। खटखट, उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मेरी तलवार बहुत तेज है। पुनः इस चाल के साथ मैं इसकी छाती पर कुछ और संख्याएं कम कर देता हूं। धम्मा, जैसे ही मैंने उसे पुनः मारने की खुशी में कहा, दूसरे हाथ से उसका मुक्का मेरे कंधे पर जोर से लगा और इससे पहले कि मैं चोट से संभल पाता, मैंने एक तेज किक को अपने सिर की ओर आते देखा। मैं इससे बच नहीं सकता। मेरे पास सबसे तेज तरीका आग की एक धार बनाना है, लेकिन इसके लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। धम्मा, पुह, उसकी लात मेरे सिर के बाएं हिस्से पर लगी और मैं खून उगलते हुए उड़ गया। बैम 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 क्लैंक। इससे पहले कि मुझे लगातार 3 वार मिले, मैं अपने होश में आ सका और मुश्किल से अपना बचाव कर सका। मेरे सिर पर 2 हमले हुए और अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 6ठे चरण में पहुंच गया। अरे, मैंने ये देखकर कोसा कि मेरा सिर अभी भी गूंज रहा है। अच्छा हुआ कि मैंने मास्क पहना हुआ था, वरना मेरा सिर तरबूज की तरह फट जाता। फर
मैंने अपने हाथों के नीचे जेट का उत्पादन किया और एंड्रॉयड पर हमला किया। ये चकमा दे गया, लेकिन मैंने एक और जेट का उत्पादन किया और इसका पीछा किया और इस बार यह नहीं कर सका। खटखट। मेरी तलवार उसके हाथ पर लगी और कुछ चिंगारियां निकली। मैंने फिर से हमला करना चाहा, लेकिन वह पीछे की ओर कूद गया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने इसका अनुसरण किया। यह मेरा मौका है, मैं अब युद्ध मोड में हूं। इसकी मदद से अपने हमलों को परिष्कृत करने का यह सबसे अच्छा मौका है। मैंने इन हमलों का स्वाद केवल जंगल में राक्षसों के खिलाफ चखा था, लेकिन कभी भी एक असली इंसान के खिलाफ परीक्षण करने का मौका नहीं मिला। यह एंड्रॉयड सबसे करीबी है, मानव के निकट। क्लैंक। मेरा दूसरा हमला एंड्रॉयड के पैर पर पड़ा, कुछ और वार और मैंने उसकी छाती पर लगे अंक शून्य कर दिए। ब्लास्टर्स ने मेरे दोनों पीछे से एक और जेट उड़ाया और देखा कि वे मेरी ओर आ रहे हैं। खटखट खटखट। मैंने अपनी ढाल से उसकी मार को रोका और अपनी तलवार से उसके पेट पर वार किया। जैसे जैसे मुझे लड़ाई की आदत होती गई, मैं इसके फायर जेट का अधिक से अधिक प्रयोग करता रहा और इसके धोखे की संख्या कम होती गई। मैं वास्तव में एंड्रॉयड की तुलना मनुष्यों से नहीं कर सकता। अगर मैं मध्य स्तर के कॉर्पोरल स्टेज रिवॉल्वर से लड़ रहा होता, तो अब मेरी कई हड्डियां टूट जाती और मुझे इसके खिलाफ बचाव करना पड़ता। ऐसा मेरे लड़ाकू वर्ग में कई बार हुआ, जब भी प्रशिक्षक ने मुझे लड़ने के लिए मध्य स्तरीय कॉर्पोरल स्टेज रिवॉल्वर के साथ जोड़ा। क्लैंक। मेरा एक और हमला एंड्रॉयड पर गिरा, लेकिन इस बार वह अभी भी जीतने की बजाय रुका हुआ था। मैंने अंततः इसे हरा दिया। अब अगला नंबर एंड्रॉयड 5 है, जिसके खिलाफ लड़ने का मेरे पास कोई मौका नहीं है। शीर्ष स्तर के कॉर्पोरल स्टेज की शक्ति मेरे लिए बहुत अधिक है। भले ही यह एंड्रॉयड हो, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं हरा सकता हूं। यदि मैंने अपना विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और विशेषज्ञ ग्रेड के शिखर स्तर तक पहुंच गया हूं, तभी मेरे पास इसे हराने का मौका होगा। लेकिन मैं कम से कम उस चाल को आजमाने से पहले हार नहीं मानूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये कदम शीर्ष स्तर के कॉर्पोरल स्टेज के खिलाफ प्रभावी है या नहीं। आत्मसमर्पण करने से पहले मुझे अपना सब कुछ झोंक देना होगा। यदि मैं इस प्रहार को सफलतापूर्वक करने में सक्षम हो गया, तो इससे मुझे भविष्य की लड़ाइयों में बहुत मदद मिलेगी। मुझे कुछ सेकंड तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि एंड्रॉयड नंबर 4 अभी भी अपने स्थान पर वापस आ रहा था। ऐसा संभवतः युद्ध के दौरान प्रतिभागियों को कुछ मिनट का आराम देने के लिए किया जाता है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। कुछ अतिरिक्त सेकंड मुझे खुद को और भी अधिक तैयार करने में मदद करेंगे। इस चाल का प्रयोग करना बहुत कठिन है और मुझे अभी तक राक्षसों के खिलाफ इस चाल का प्रयोग करने का समय नहीं मिला है। तो यह पहली बार होगा जब मैं किसी चीज के खिलाफ इस कदम का प्रयोग करूंगा। जल्द ही एंड्रॉयड नंबर 4 अपनी जगह पर पहुंच गया और एंड्रॉयड नंबर 5 आना शुरू हो गया। फर 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 ये समय है, मैंने कहा, और मेरी पीठ पर आग की किरणें चमक उठीं और मैं तीर की तरह एंड्रॉयड की ओर निकल पड़ा। सामान्यतः मैं केवल 4 फायर जेट ही संभाल सकता हूं, क्योंकि मुझे उनकी शक्ति बनाए रखनी होती है। यहां तक कि एक छोटी सी गलती भी मुझे बुरी तरह गिरा सकती है। यही कारण है कि बहुत कम लोग इस क्षमता को पूरी तरह से सीखने के लिए खुद को तैयार करते हैं। ज्यादातर लोग इसे समय की बर्बादी समझते हैं। इसका कारण कौशल है। कौशल से व्यक्ति की योग्यता को बहुत उच्च स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है और इसके लिए व्यक्ति को बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, मिन के फायर स्ट्राइक कौशल के माध्यम से छोड़ा गया फायर बोल्ट कुछ और नहीं बल्कि अत्यंत केंद्रित आग से बना बोल्ट है। उस दक्षता तक पहुंचने के लिए जहां मैं केंद्रित आग का बोल्ट बना सकता था, मुझे 5 साल या उससे अधिक समय तक लगातार अभ्यास करना पड़ा। यही कारण है कि अधिकांश लोग क्षमता हेरफेर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि यह कौशल के उपयोग से आसानी से किया जा सकता है। लेकिन मैंने हमेशा अलग तरीके से सोचा। मैंने सोचा कि क्षमता में हेरफेर एक अद्भुत बात है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को अपनी क्षमता का उपयोग उन चीजों पर करते देखा है जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी सोच तब और मजबूत हो गई जब मैंने विलियम को ये कहते सुना कि घर आने के बाद उसे योग्यता हेरफेर की उबाऊ कक्षा में भाग लेना पड़ता है। जब मैंने उनसे इसके बारे में और पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह सुपर अभिजात वर्ग के लिए एक अनिवार्य वर्ग है। यदि सुपेलेटो को इसके बारे में सीखना है तो क्षमता हेरफेर के बारे में कुछ विशेष होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब मैंने 2 महीने तक क्षमता हेरफेर का अभ्यास शुरू किया तो मैंने देखा कि मुझे अपने कौशल, विशेष रूप से फायर स्ट्राइक को आजमाने में आसानी हो रही है। मुझे तेजी से अपनी ओर आते देख इसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक बेहतरीन रक्षात्मक स्थिति चुनी। मैं शीर्ष कॉर्पोरल स्तर के एंड्रॉयड से इससे कम की उम्मीद नहीं करता।
यदि मैं इसी गति से आगे बढ़ूंगा तो निश्चित रूप से मुझे पराजित किया जाएगा। अच्छा हुआ कि मेरे पास एक अंतिम चाल बची थी। 4. जेट मेरी पीठ के निचले हिस्से पर प्रकट हुआ और उसके धक्के के बाद मेरी गति दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने उस पर अपनी तलवार घुमाई। खटखटाहट, धमाका, धमाका, धमाका। ट्रैक। जैसे ही मेरी तलवार ने उसकी गर्दन के निचले हिस्से को काटा, उसने मुझे एक जोरदार घूंसा मारा जिससे मुझे उल्टी आ गई और मेरी हड्डियां भी टूट गईं। धप। उस घूंसे का बल इतना जबरदस्त था कि मेरा शरीर कई मीटर तक उछला और फिर फर्श पर गिर पड़ा। आत्मसमर्पण करो, मैंने कहा क्योंकि दुर्घटना के ठीक बाद मैं 1 सेकंड देरी से पहुंचा था। मुझसे कुछ इंच की दूरी पर जो मुक्का पड़ा था, उससे निश्चित रूप से मेरा जबड़ा टूट गया होता। एंड्रॉयड जो मुझसे केवल कुछ इंच की दूरी पर है, अब एक मूर्ति की तरह रुक गया है। वे इतने उन्नत हैं कि मैंने सोचा था कि सामान्य एंड्रॉयड मुझसे टकरा जाएगा, लेकिन यह मेरे आत्मसमर्पण कहने के ठीक बाद अपने ट्रैक पर रुक गया। प्रतिभागी #739 GSJDV को 412 अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। आई की आवाज ने कहा। मैं कमजोर होकर खड़ा हुआ और मैंने पोषण पी लिया। इस लड़ाई ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका दिया था। पोषण पीने के बाद ही मैं फिर से ठीक महसूस कर पाया। हॉल का दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं भी अन्य लोगों की तरह थकामांदा होकर बाहर निकल आया, जिन्हें मैंने पहले देखा था। इस स्कोर 412 और पिछले राउंड 490 के साथ मेरा कुल स्कोर 902 है। यदि मैं अपने स्कोर की तुलना पिछली 2 प्रतियोगिताओं से करूं, तो मुझे विश्वास है कि यह स्कोर मुझे कम से कम शीर्ष 100 में प्रवेश दिलाएगा। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि आयोजन स्थल पर अभी भी काफी भीड़ थी। सैकड़ों लोग प्रवेश द्वार से आते जाते देखे जा सकते थे। अभी दोपहर है। प्रारंभिक दौर रात तक चलेगा और शीर्ष 1000 की घोषणा मध्य रात्रि में की जाएगी। मैं परिणाम जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में जानना चाहता था जिनसे मुझे कल मुकाबला करना है। मैं उनके बारे में जितना अधिक जानूंगा, उनसे लड़ने के लिए उतना ही बेहतर तैयार रहूंगा। प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत कल से होगी तथा मुकाबलों की समय सारिणी अभी घोषित नहीं की गई है। 1000 की सूची जारी होने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। प्रतियोगिता का प्रारूप अभी तक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन नेट पर अधिकांश लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह पिछले 2 प्रतियोगिताओं की तरह एक क्वालिफायर राउंड होगा, लेकिन इसमें बदलाव की संभावना हमेशा रहती है। मुझे यह आधी रात को ही पता चलेगा। ये देखकर कि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मैंने अपने अपार्टमेंट के लिए होवर कार बुलाई। जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, मुझे अविश्वसनीय दृश्य का सामना करना पड़ा। तुम पेटू हो, मैंने ऊंची आवाज में कहा। इससे पहले कि मैं राउंड पर जाता, मैंने एशलिन को अपार्टमेंट में रहने के लिए रिश्वत के रूप में भोजन के 3 डिब्बे ऑर्डर किए थे। जब भी हम बाहर जाते हैं तो वह हमेशा सड़क पर मिलने वाले स्नैक्स खाने की मांग करती है और अब उसने एक नई आदत बना ली है कि अगर मैं उसके लिए स्नैक्स नहीं लाता हूं तो वह अपनी सांस रोक लेती है। मुझे नहीं पता कि उसने ये हरकतें कहां से सीखीं। मैंने छोटे बच्चों को ऐसी हरकतें करते सुना है, लेकिन राक्षसों को कभी नहीं। मैं इसे विशेष रूप से नेट पर भी खोजता हूं। अब वह अपनी सांस रोक लेती है यदि उसे खाने की चीजें नहीं खरीद कर दी जाए। एक बार तो मैंने उसे चुनौती भी दी और बेहोश होने से पहले उसने सचमुच कई मिनट तक अपनी सांस रोके रखी। इससे मैं सचमुच बहुत डर गया। जब भी मैं उस स्मृति के बारे में सोचता हूं तो मुझे अभी भी डर लगता है। तब से जब भी हम बाहर जाते हैं, मुझे उसकी पसंद की चीजें खरीदनी पड़ती हैं। इसलिए आज सुबह खुद को इस परेशानी से बचाने के लिए मैंने उसे 3 स्वादिष्ट भोजन की रिश्वत दी। मैंने सोचा था कि वह अधिक से अधिक 2 डिब्बे ही खाएगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह 3 डिब्बे खा जाएगी। और अब वह पेट के बल गैलरी में सो रही है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कभी नहीं बदल सकती। मैं केवल अपनी पूरी ताकत से उसकी आदतों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर सकती हूं। मैं फ्रेश हुआ और बिस्तर पर लेटकर समाचार पढ़ने लगा। इस बार प्रतियोगिता के कारण नेट पर कई रोचक चीजें चल रही थीं। उनमें से एक ये है कि संघ के अध्यक्ष प्रतियोगिता के अंतिम दिन भाग लेने आ रहे हैं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन मास्टर स्टेज इवॉल्वर्स के मैच होंगे। मैं ये मुकाबले देखने के लिए उत्साहित हूँ। ये पहली बार होगा जब मैं मास्टर स्टेज के दिग्गजों को एक दूसरे से लड़ते देखूंगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार अंतिम प्रतियोगिता के विजेता को राष्ट्रपति की ओर से एक अतिरिक्त विशेष पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि इनाम क्या है, लेकिन चूंकि खबर विश्वसनीय स्रोतों से आई थी, इसलिए ये सच निकला। मैं अपनी घड़ी पर पढ़ता रहा ताकि मेरा ध्यान मध्य रात्रि को आने वाली शीर्ष 1000 फिल्मों की सूची से हट जाए।
मैं तभी उठा जब खाने का समय हो गया और मैं एशलिन के साथ मेज के लिए निकल गया। अध्याय 216-87। पिछला अध्याय। अगला अध्याय 902। लिली मेरा स्कोर सुनकर चौंक गई और चिल्लाने ही वाली थी कि मैंने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी, कहीं ऐसा ना हो कि वह चिल्लाकर मेस हॉल में मौजूद सभी लोगों को बता दे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शक्तिशाली हो, उसने कहा। मैं अभी भी सदमे में था। मैंने मुस्कुराया और अपने भोजन का एक निवाला खाया। तुम्हारे कितने अंक आए? मैंने पूछा, क्योंकि उसने मेरे अंक पूछे थे, इसलिए उसे मुझे अपने अंक भी बताने चाहिए थे। मैंने अभी 831 अंक प्राप्त किए हैं, जो आपके अंकों से तुलना योग्य नहीं है, उसने उदास चेहरे के साथ कहा। मुझे पता है कि उसने पहले राउंड में 470 अंक प्राप्त किए थे, इसका मतलब है कि दूसरे राउंड में उसने 361 अंक प्राप्त किए थे। उसने एंड्रॉयड नंबर 4 के आधे से अधिक अंक छीन लिए थे। वह एक एंड्रॉयड के आधे से अधिक अंक छीनने के लिए काफी शक्तिशाली है, जिसकी शक्ति मिड लेवल कॉर्पोरल स्टेज इवॉल्वर के समान थी। मैं वास्तव में चाहती थी कि मेरा स्कोर शीर्ष 100 में हो, लेकिन मेरे स्कोर को देखते हुए ऐसा करना बहुत कठिन लगता है, लिली ने आह भरते हुए कहा। उसका स्कोर काफी अच्छा है और कुछ पिछली प्रतियोगिताओं में उसके समान स्कोर वाले लोग 100 में पहुंचने में सफल रहे थे, लेकिन कुछ के लिए यह पर्याप्त नहीं था। मैंने कहा, इस पर ज्यादा चिंता मत करो, असली प्रतिस्पर्धा ही मायने रखती है। मैंने यह बात उससे और खुद से भी कही, असली प्रतिस्पर्धा ही मायने रखती है। प्रारंभिक परीक्षा में आपने चाहे जो भी रैंक प्राप्त की हो, आपकी प्रगति प्रतियोगिताओं में आपके मुकाबलों पर निर्भर करेगी। कई बार काले घोड़े प्रतियोगिता में आगे निकल गए। सबसे यादगार घटना पिछली प्रतियोगिता में घटी जब एक लड़की, जिसकी प्रारंभिक रैंक 800 से ऊपर थी, प्रतियोगिता में शीर्ष 10 तक पहुंचने में सफल रही। हाँ, एकमात्र वास्तविक प्रतिस्पर्धा ही मायने रखती है, उसने दोहराया। हम दोनों ने खाना छोड़ दिया और चुपचाप खाना खाया। एशलिन भी हमारी बातचीत पर ध्यान दिए बिना अपनी प्लेट खा रही थी। वह उसी तरह खा रही थी जैसे वह हर दिन खाती थी। उसके खाने की गति में कोई संकेत नहीं था जिससे पता चलता था कि उसने कुछ घंटे पहले ही 3 डिब्बे खाना खाया था। जब वह खा रही थी, मैंने उसमें फायरी लान का एक छोटा टुकड़ा डाल दिया। उसे इससे कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने सामान्य भोजन के साथ खा लिया। भयंकर शेर का ये कोर एकमात्र कोर है जिसे खाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इससे पहले मुझे एशलिन को प्रतिदिन राक्षस कोर खाने के लिए मजबूर करना पड़ता था। खाने के बाद एशलिन के शरीर में हल्की गर्मी पैदा हुई जिसमें उग्र शेर की शक्ति का स्वाद था। जब हमने खाना शुरू किया तो लिली पहले तो इस दृश्य से चौंक गई, लेकिन बाद में उसे ये दृश्य प्रतिदिन देखने की आदत हो गई। हर बार जब मैं इसे देखता हूं तो मैं उसकी क्षमता में सुधार की आशा करता हूं। उसकी क्षमता में थोड़ा सा सुधार भी मेरी शक्ति में भारी वृद्धि कर देगा। 3 महीने तक रोजाना कोर के कुछ अंश खाने के बाद भी उसकी शक्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर भी मैं उम्मीद नहीं खो रही हूं। अगर इस बात की थोड़ी भी संभावना है कि इससे उसकी क्षमता उन्नत हो जाएगी, तो मैं उसे तब तक कोर खिलाती रहूंगी जब तक वह अपनी क्षमता उन्नत नहीं कर लेती। डिनर के बाद मैं एशलिन के साथ मेस छोड़कर अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। आधी रात तक मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं टहलना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। मैं नेट पर भी गुलामी नहीं करना चाहता। मैंने आधी रात को ऐसा काफी किया। सामान्यतः प्रशिक्षण के कारण मुझे एक पल भी आराम नहीं मिलता था, लेकिन अब मेरे पास पर्याप्त समय है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। चूंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं वही करूंगा जो मैं सबसे अधिक करता हूं, प्रशिक्षण। मैंने अपनी शर्ट और पतलून दोनों उतार दिए और अपने अपार्टमेंट की खाली जगह में विंडस्लेयर शैली में मांसपेशियों का व्यायाम करना शुरू कर दिया। प्रशिक्षक ने कहा कि जब भी समय मिले इस मांसपेशी व्यायाम को करते रहें, ये युद्ध शैली के लिए बहुत सहायक होगा। 5 मिनट बाद मुझे बहुत पसीना आने लगा क्योंकि यह व्यायाम हर पल मेरी ऊर्जा को सोख रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह व्यायाम बहुत अधिक थकाने वाला है। यह आपकी ऊर्जा को तब तक सोखता रहता है जब तक कि आपके अंदर कुछ भी शेष नहीं बचता। इतना ही नहीं, आपकी मांसपेशियां भी समय के साथ भारी होने लगती हैं, यहां तक कि उन्हें उठाना भी बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए इस व्यायाम को करने के लिए एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है जिसमें इतनी ऊर्जा हो कि वह उस निरंतर चूसने वाली शक्ति को निरंतर ऊर्जा प्रदान कर सके। ऐसा शरीर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की कम से कम 5 मुहरें होनी चाहिए, तभी वह इस अभ्यास को सहन कर सकता है। मुझे यह अभ्यास 3 घंटे तक करना होगा क्योंकि तभी शीर्ष 1000 की सूची घोषित की जाएगी।
मैं इस मांसपेशी व्यायाम को आसानी से 3 घंटे तक कर सकता हूं यदि मैं इसे धीरे धीरे लेकिन तेज गति से करूं, जैसा कि प्रशिक्षक ने हमें बाद के दिनों में करने को कहा था, जो बहुत कठिन है। प्रतियोगिता की घोषणा के तुरंत बाद जब प्रशिक्षक ने अभ्यास की गति बढ़ा दी थी, तो मुझे बहुत कठिनाई हुई थी। पहले तो ये बहुत कठिन था और आधे घंटे के भीतर ही आधे लोग बेहोश हो गए थे। लेकिन मैं लगातार प्रयास करता रहा, मैं पूरे 2.5 घंटे तक प्रयास करता रहा। मैं उन 7 लोगों में से एक था जो इतने लंबे समय तक प्रयास करते रहे। जैसे जैसे दिन बीतता गया प्रशिक्षक गति बढ़ाते गए, लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी आदत हो गई, क्योंकि कोई भी अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे लंबे समय तक बने रह सकते थे। छठी मुहर बनाने के बाद यह मेरे लिए आसान हो गया था। ये थोड़ा आसान हो गया था क्योंकि मुझे कुछ सांस लेने की जगह मिल गई थी। मैं उसी दिनचर्या पर वापस जाने से पहले कुछ और सत्रों को आसानी से संभालने में सक्षम था, यहाँ तक कि 6 मुहरों की शक्ति के साथ भी मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं वर्तमान में उच्चतम गति से मांसपेशियों का व्यायाम कर रहा हूं और मेरी सहायता के लिए मैंने सर्वोच्च लड़ाकू व्यायाम भी शुरू कर दिया है। केवल उस दर्द के साथ ही मैं खुद को परिश्रम और भारीपन से विचलित करने में सक्षम हूं। कभी कभी दर्द एक बहुत अच्छा ध्यान भटकाने वाला साधन बन जाता है। हर बार जब मैं इस मांसपेशी व्यायाम को करता हूं, तो यह मुझे थोड़ा अधिक शक्तिशाली बनाता है और केवल उसी शक्ति के लिए लड़ता हूं जिससे मैं वास्तव में शक्तिशाली बन सकूं। एक प्रशिक्षक ने एक बार कहा था, हम इस मांसपेशी व्यायाम को तभी रोक सकते हैं जब हम इसे नियमित व्यायाम की तरह सहजता से करने में सक्षम हो जाएं। मेरे अपार्टमेंट पर सूचना बजी और मैं वहीं रुक गया। ये परिणाम घोषणा हेतु अधिसूचना है। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ मिनट तक स्थिर रहा। मांसपेशियों के व्यायाम का अभ्यास करने के बाद एक पल में ही गति कर लेता हूँ। खड़े होने के बाद मैंने तुरंत ही परिणाम नहीं खोले, बल्कि धीरे धीरे खोला, क्योंकि मेरा शरीर पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। मैंने गर्म पानी से अच्छी तरह स्नान किया और अपना पायजामा पहनने के बाद ही मैंने सूची खोली। मैंने नंबर 1 से पढ़ना शुरू किया। इसको देखकर मैं चौंक गया। यहाँ तक कि मैग्नस, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह शीर्ष 5 में होगा, शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहा। मैं 50 तक नाम के बाद नाम पढ़ता रहा, लेकिन मुझे अपना नाम नहीं दिखा। बिना निराश हुए मैंने आगे पढ़ना जारी रखा और जब मैंने देखा कि मेरा नाम 80वें नंबर की सूची में नहीं है तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। जब मैंने थोड़ा आगे पढ़ा तो मुझे अपना नाम पता चला। रैंक 87 माइकल जार, रैंक 87 माइकल जार। मुझे 87वां स्थान मिला है, कम से कम ये शीर्ष 100 में तो है। जब मैंने सूची की और जांच की तो मुझे लिली का नाम दिखाई दिया। उसकी रैंक मेरी अपेक्षा से अधिक थी। ये 294वें स्थान पर है, जो मेरे अनुमान से बहुत पीछे है। सामान्यतः उसके अंकों के आधार पर पिछली प्रतियोगिताओं में उसकी रैंक 99वें से 150वें स्थान के बीच रही होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रतिस्पर्धा वास्तव में कड़ी है। 4 लोग जिनकी रैंक क्रमशः पहली से चौथी है, उन्हें 1000 का पूर्ण अंक मिला। इसका मतलब है कि उनमें से 4 को दोनों राउंड में पूर्ण अंक मिला। उन्होंने सभी प्रक्षेपियों को चकमा दिया और पहले राउंड में भाग लेने के लिए प्रतिस्पर्धा की तथा दूसरे राउंड में सभी 5 एंड्रॉइड्स को हरा दिया। उनका पराक्रम निश्चय ही अद्भुत है। मैग्नस वेल्स, जो मेरे साथ पहले राउंड में थे, को 9वीं रैंक मिली। यदि उन्हें पहले राउंड में उस प्रक्षेप्य से चोट नहीं लगी होती तो उन्हें भी अन्य 4 की तरह पूर्ण अंक मिलते। मैग्नस वेल जैसे 3 लोग हैं जिन्हें उसकी तरह 990 अंक मिले हैं। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इन तीनों में से 2 को पूर्ण अंक मिले होते यदि उन्हें भी कोई प्रक्षेपास्त्र नहीं लगा होता। शीर्ष 100 में शामिल सभी लोगों के अंकों और कई अज्ञात दावेदारों के अंकों को देखते हुए ये प्रतियोगिता बहुत कठिन होने जा रही है। इस विंडो को बंद करके मैंने एक और विंडो खोली जिसमें मुख्य प्रतियोगिता की समय सारिणी दिख रही थी। इसे ध्यान से पढ़ते हुए मैं कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। कल मुझे 2 मुकाबले लड़ने होंगे, एक शीर्ष 500 में आने के लिए जबकि दूसरा शीर्ष 250 में आने के लिए। मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से 2 लड़ाइयां जीत सकता हूं, लेकिन मैं शीर्ष 50 तक पहुंचने की लड़ाई को लेकर चिंतित हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी लोगों को मान्यता और मूल्य मिलेगा। शीर्ष 50 के लिए लड़ाई परसों होगी। 250 प्रतिभागियों को 50 के 5 समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक समूह में प्रतिभागी को 10 लड़ाइयां जीतनी होंगी। केवल वे ही शीर्ष 50 में आने का मौका पाएंगे जो सभी 10 लड़ाइयां जीतेंगे। चैंपियन के लिए अंतिम लड़ाई तीसरे दिन होगी, जहां 50 प्रतिभागी शीर्ष स्थान के लिए लड़ेंगे। उन्होंने अंतिम दिन के लिए मुकाबले के प्रारूप की घोषणा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि यह क्वालीफायर प्रकार का मुकाबला होना चाहिए।
अंतिम लड़ाई के लिए कीमतों की भी घोषणा हो गई है। कीमतें देखकर मेरा पूरा खून खौल उठा। शीर्ष 50 को विशेष अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिलेगा जो वर्ष के केवल एक विशिष्ट समय पर खुलता है। शीर्ष 10 को अपनी पसंद का एक नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट मिलेगा, जबकि शीर्ष 3 को नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट और नाइट ग्रेड मिलेगा और चैंपियन को नाइट ग्रेड कौशल के साथ 2 नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट मिलेंगे। इतना ही नहीं, चैंपियन और 2 रनर अप को कॉर्पोरल स्तर के शीर्ष 100 प्रतियोगियों में से किसी को भी अपने स्थान के लिए चुनौती देने का मौका मिलेगा। इस बार वेस्टब्लेड सिटी वास्तव में खर्च कर रही है। इन कुछ दशकों में वेस्टब्लेड सिटी की ताकत बढ़ रही है और अगर यह कुछ दशकों तक बढ़ती रही तो ये शीर्ष स्थान के लिए राजधानी को चुनौती देने में सक्षम होगी। मैं अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। अब विवरण उतना पूर्ण नहीं होगा जितना कि सुबह होगा। ये सबसे अच्छा होगा कि मैं उन्हें सुबह उठने के बाद पढ़ूं। चूंकि प्रतियोगिता सुबह 11 बजे शुरू होगी, इसलिए मेरे पास प्रतियोगिता में जाने से पहले कुछ समय होगा। सोने से पहले मैंने अपने दोस्तों के बधाई संदेशों का जवाब दिया। मैं सुबह 6 बजे उठा। मैंने इसके लिए विशेष रूप से अलार्म सेट किया था ताकि मैं जल्दी उठ सकूं और अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में थोड़ा पढ़ सकूं। मैं सही था जब मैंने साइट खोली। मुझे सभी जानकारी 1000 प्रतिभागी मिली। मेरे पास उनके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ने का समय नहीं है और मैंने ये निर्णय लिया कि उन्हें उनके कौशल और कलाकृतियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। मेरे अधिकांश प्रतियोगी शीर्ष विशेषज्ञ स्तर पर होंगे, इसलिए उनकी अधिकांश लड़ाकू क्षमता उनके पास मौजूद कौशल और कलाकृतियों पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि कितने लोगों के पास नाइट ग्रेड कौशल और कलाकृतियां थीं। यहाँ 100 से अधिक लोग हैं जिनके पास या तो नाइट ग्रेड कलाकृति या कौशल है। इतना ही नहीं, ऐसे 50 से अधिक लोग हैं जिनके पास शूरवीर स्तर का कौशल और कलाकृति दोनों है। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोगों के पास नाइट ग्रेड कलाकृति और कौशल दोनों होंगे और यह एकत्रित जानकारी है। मेरे नाम पर यह विवरण है कि मेरे पास नाइट ग्रेड कौशल है और यहाँ तक कि फायर स्ट्राइक कौशल का भी एक मोटा विवरण है। कुछ लोगों ने कभी अपने तुरुप के पत्ते नहीं निकाले होंगे। कई आश्चर्य होंगे। मुझे आश्चर्य है कि आज की लड़ाई में मुझे किस तरह का आश्चर्य मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह साइट जानकारी एकत्र करने में बहुत अच्छी है। कुछ ही घंटों में इसने मेरे सबसे कीमती कार्ड के बारे में जानकारी एकत्र कर ली। मैं ये जानकारी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मैं अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ जिनका मैं सामना करूँगा, बल्कि इसलिए कि मैं ये जानना चाहता हूं कि एक औसत प्रतिभागी में किस प्रकार की ताकत होती है और मुझे कहना होगा कि उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार यहाँ एक औसत प्रतिद्वंद्वी की शक्ति अभिजात वर्ग के स्तर से थोड़ी कम है। इस शक्ति की तुलना संगठन के सी स्तर के सदस्यों से की जा सकती है, ठीक वैसी ही जैसी मेरी थी जब मैं अंतरिक्ष क्षेत्र से बाहर निकला था। यदि मैंने 3 महीने पहले इस राउंड में भाग लिया होता तो मेरी रैंक 500 से 600 के बीच होती। जब तक मैंने बिल बंद किया तब तक सुबह के 8 बज चुके थे। मुझे 10 बजे निकलना था ताकि मैं कार्यक्रम स्थल पर 1 घंटा पहले पहुंच सकूं। भोजन का ऑर्डर देने के बाद मैं फ्रेश होने और नहाने चला गया और जब मैं बाथरूम से लौटा तो मैंने देखा कि ऐशलिन उठ गई थी और नाश्ता करने में व्यस्त थी। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोगों के पास नाइट ग्रेड कलाकृति और कौशल दोनों होंगे और यह एकत्रित जानकारी है। मेरे नाम पर यह विवरण है कि मेरे पास नाइट ग्रेड कौशल है और यहाँ तक कि फायर स्ट्राइक कौशल का भी एक मोटा विवरण है। कुछ लोगों ने कभी अपने तुरुप के पत्ते नहीं निकाले होंगे। कई आश्चर्य होंगे। मुझे आश्चर्य है कि आज की लड़ाई में मुझे किस तरह का आश्चर्य मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह साइट जानकारी एकत्र करने में बहुत अच्छी है। कुछ ही घंटों में इसने मेरे सबसे कीमती कार्ड के बारे में जानकारी एकत्र कर ली। मैं ये जानकारी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मैं अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं जिनका मैं सामना करूंगा, बल्कि इसलिए कि मैं ये जानना चाहता हूं कि एक औसत प्रतिभागी में किस प्रकार की ताकत होती है और मुझे कहना होगा कि उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार यहाँ एक औसत प्रतिद्वंद्वी की शक्ति अभिजात वर्ग के स्तर से थोड़ी कम है। इस शक्ति की तुलना संगठन के सी स्तर के सदस्यों से की जा सकती है, ठीक वैसी ही जैसी मेरी थी जब मैं अंतरिक्ष क्षेत्र से बाहर निकला था। यदि मैंने 3 महीने पहले इस राउंड में भाग लिया होता तो मेरी रैंक 500 से 600 के बीच होती। जब तक मैंने बिल बंद किया तब तक सुबह के 8 बज चुके थे। मुझे 10 बजे निकलना था ताकि मैं कार्यक्रम स्थल पर 1 घंटा पहले पहुंच सकूं।
भोजन का ऑर्डर देने के बाद मैं फ्रेश होने और नहाने चला गया और जब मैं बाथरूम से लौटा तो मैंने देखा कि ऐशलिन उठ गई थी और नाश्ता करने में व्यस्त थी। वाह, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। जब हम कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुए तो लिली ने कहा, वहाँ बैठने के लिए हजारों लोग बैठे हैं तथा और भी लोग आ रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग सिर्फ विशेष मंच प्रतियोगिता देखने के लिए आएंगे। हम 1 घंटा पहले आ गए हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह देख सकें और मानसिक रूप से तैयार हो सकें। कई लोगों के सामने लड़ना, कुछ लोगों को तो डर लग सकता है, कुछ लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मुझे भी डर लग रहा है। यह अच्छी बात है, मैं जल्दी आ गया हूँ। मैं ऐसे मानसिक दबाव से सामंजस्य बिठाने में सक्षम हो जाऊंगा, अन्यथा ये समस्या हो जाती। मुझे मंच पर लड़ने का डर नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ के सामने लड़ना डरावना हो सकता है। वहां न केवल भीड़ के लिए बैठने की बड़ी व्यवस्था है, बल्कि हमारे लिए लड़ने के लिए 50 रिंग भी हैं। 750 लड़ाइयां 50 रिंगों पर होंगी। चलो चलें, मैंने लिली से कहा जब हम प्रतिभागी क्षेत्र की ओर चल रहे थे। वहां पहले से ही 500 से अधिक प्रतिभागी बैठे हुए हैं और जो भी नया आएगा उसे सभी की निगाहों का सामना करना पड़ेगा। जब मैं और लिली बैठे तो मैंने लोगों को हमारी रैंक और अन्य विवरणों के बारे में बात करते सुना। freeomegaabnormal.com। मैंने भीड़ में कई लोगों को देखा, विशेषकर उन लोगों को जो शीर्ष 10 में हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया अधिकाधिक लोग आने लगे, दर्शक और प्रतिभागी दोनों। एले कूपर। प्रतिभागियों के प्रतीक्षा क्षेत्र में एक नाम गूंजता है। जब मैंने उसका नाम सुना तो मेरी नज़र प्रवेश द्वार की ओर गई। वह उन 3 लोगों में से एक हैं जिन्हें पूर्ण अंक प्राप्त हुए थे, हेरोल्ड वेस्ट और माइक हैरिस। शीर्ष 3 में से 2 पहले ही आ चुकी थीं, केवल वह आना बाकी थी और अब वह भी आ गई। आपका स्वागत है, मैं मिरांडा आप सभी को प्रतियोगिता के प्रथम चरण में आमंत्रित करता हूं। समारोह संचालक ने कहा। पूरा मैदान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है और मैदान में चारों ओर अनेक सुंदर दृश्य प्रक्षेपित होते हैं। वाह, कितना सुंदर! लिली दृश्य देखकर चौंक गई। ये वास्तव में सुंदर है। मिरांडा जैसी अद्भुत सुंदरी और उसके चारों ओर के सुंदर दृश्य, ऐसा सुंदर दृश्य कि कोई भी प्रशंसा से दंग रह जाएगा। यह आधे घंटे तक चलता है, जिसमें वह नगर परिषद और संगठन के कुछ महत्वपूर्ण लोगों का परिचय कराती हैं, जो प्रतियोगिता की अध्यक्षता करने आए थे। अब हम औपचारिक रूप से उस भाग की शुरुआत करेंगे जिसका आप सभी को इंतजार था। भनभनाहट। टिंग। मैंने घड़ियों की भनभनाहट और बजने की आवाज सुनी, साथ ही मेरी होलोवॉच भी भनभना रही थी, जो मुझे बता रही थी कि कौन किससे लड़ रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे आपसे पहले लड़ना होगा, लिली ने कहा और प्रतिभागियों के प्रतीक्षा क्षेत्र से जाने लगी। शुभकामनाएं, मैंने कहा। धन्यवाद, उसने कहा और लड़ाई के मैदान की ओर चली गई। उसकी प्रतिद्वंद्वी की रैंक 635 है। उसके पास कोई विशिष्ट कौशल और कलाकृतियां नहीं हैं। यदि कोई अपेक्षित बात नहीं हुई तो उसे 15 मिनट में वापस आ जाना चाहिए। उसका प्रतिद्वंद्वी एक मांसल दिखने वाला लड़का है जो एक भारी कृपान पकड़े हुए है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसने सीधे एक कौशल का इस्तेमाल किया जिससे उसकी कृपान चमक उठी और उसने तेजी से हमला किया। ये देखकर लिली ने तुरंत अपनी गति प्रकार की कौशल को सक्रिय कर दिया। उसके हमले से बचते हुए उसने उस पर हमला कर दिया जिससे वह लगभग गिर गया और इससे पहले कि वह संभल पाता, उसने उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उसका प्रतिद्वंद्वी कमजोर है, वह ताकत में नहीं बल्कि समन्वय में कमजोर है। वह अपने शरीर और आक्रमण कौशल का समन्वय ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए जब भी वह थोड़ा भी असावधान होता तो उसे नुकसान उठाना पड़ता। लड़ाई केवल इसलिए जारी रही क्योंकि उस व्यक्ति के पास अच्छी शारीरिक शक्ति थी और उसके पास पृथ्वी जैसी क्षमता थी। साथ ही उसने एक कलाकृति पहन रखी थी जिससे वह लिली द्वारा उस पर किए जाने वाले प्रत्येक हमले से बचाव करने में सक्षम था। उसका प्रतिद्वंद्वी एक कॉकरोच प्रकार का है। वह विशेष रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं जिनके कारण उसे हराना बहुत मुश्किल है। वह शायद ये जानता है कि जब भी लिली उस पर हमला करती तो वह चिढ़कर मुस्कुराता और धीरे से कुछ कहता जिससे लिली नाराज हो जाती। फिर भी लिली ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के बावजूद शांत रहने में सक्षम रही और उसने अपने लगातार हमले जारी रखे। पहले तो उसके हमले उतने कारगर नहीं लगे, लेकिन 10 मिनट के लगातार हमले के बाद उसके प्रयासों का फल दिखने लगा। अपने प्रतिद्वंद्वी के सभी बचावों को देखने के बाद लिली ने एक रणनीति तैयार की और उसके आधार पर उसने उस पर हमला कर दिया। पहले तो ये थोड़ा काम आया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये बेहतर और बेहतर काम करने लगा।
जब तक कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि उसके हमलों के कारण उसका पूरा शरीर पीटे हुए सुअर की तरह लाल हो गया था। आपकी जीत पर बधाई, ये बहुत अच्छी लड़ाई थी। मैंने कहा, लिली मेरे पास बैठी थी। यह इतनी भी अच्छी बात नहीं है, वह साला एक कॉकरोच था और उसे उसके गंदे मुंह से बोलते देख मैं उसे और पीटना चाहती थी। उसने गुस्से से कहा, बहन तुमने तो उसे इतना पीटा कि वह सुअर बन गया, अब और क्या करना था उसके साथ। मैंने मन ही मन कहा। उसका मुकाबला 24 मिनट तक चला और मैंने उसके हर पल का आनंद लिया। हमने कुछ झगड़ों पर टिप्पणी करते हुए बातचीत की। मुकाबला लगातार जारी रहा, लेकिन शीर्ष 20 के बीच कोई मुकाबला नहीं हुआ जिसका लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था। लिली की लड़ाई के 1 घंटे बाद मेरी होलोवाच बज उठी, जिससे मुझे पता चला कि अब लड़ने का मेरा समय है। मेरा नाम और फोटो मेरे प्रतिद्वंद्वी के साथ दिखाया गया है तथा मुझे रिंग नंबर 28 में आने के लिए कहा गया है। चलते समय मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानकारी जल्दी से पढ़ ली। उनकी रैंक 702 है और उनके पास 3 ज्ञात कौशल हैं, एक गति प्रकार, एक शक्ति प्रकार और अंतिम हमला प्रकार मध्य दूरी कौशल। उनकी सभी कलाकृतियां ग्रेड 1 की हैं। जब तक मैं रिंग में पहुंचा, वह पहले से ही वहां मौजूद था। उसका शरीर दुबला पतला और लंबा है तथा उसके चेहरे पर एक छोटा सा दाना है, ऐसा लगता है जैसे उसका अभी अभी विकास हुआ है। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मैंने उसे एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसने मेरी ओर गुस्से से देखा। मैं उसकी भावनाओं को समझ सकता हूं और अंदाजा लगा सकता हूं कि वह मुझ पर इतना क्रोध क्यों कर रहा है। वह संभवतः ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ने की उम्मीद कर रहा था जिसकी रैंक 400 या उससे अधिक है, जिसे हराने की उसकी थोड़ी संभावना है। लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया जो शीर्ष 100 में है। किसी की उम्मीदें टूट गईं, कोई भी नाराज हो जाएगा। तुम्हारे पास भले ही नाइट ग्रेड का कौशल हो, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं उसी से तुमसे लड़ूंगा। जब मैं रिंग पर चढ़ रहा था तो उसने कहा, मेरे पास 3 कौशल के अलावा कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, फिर मैं आपसे लड़ने के लिए अपने सामान्य कौशल का उपयोग भी कर सकता हूं। मैं ये कहना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया और उसे पहले की तरह एक हल्की मुस्कान दी। उसने गुस्से से कहा, क्या उसने मेरी मुस्कुराहट का गलत मतलब निकाला या कुछ और? मैंने सोचा, यह मेरी सबसे हानिरहित मुस्कान है। यदि उसने इसका गलत अर्थ निकाला है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या आप दोनों तैयार हैं? रेफरी ने मेरी जगह खड़े होकर पूछा। हम दोनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लड़ो, वह चिल्लाया। बिना इंतजार किए मेरे प्रतिद्वंद्वी ने अपनी गति प्रकार की कौशल को सक्रिय कर दिया और चिल्लाते हुए मेरी ओर आया। मैं पूछना चाहता था कि अगर हम सुनसान इलाके में लड़ रहे होते तो कोई बात नहीं, लेकिन हजारों लोगों के सामने चीखना चिल्लाना मुझे बहुत अजीब लगता है। लेकिन मैं क्या कह सकता हूं? यदि मैंने कुछ कहा तो वह और अधिक क्रोधित हो जाएगा और यहां तक कि वहीं बेहोश हो जाएगा, जिससे मैं अच्छी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। और जहां तक उसके तेजी से मेरी ओर आने की बात है, तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। जैसे ही वह अपनी तलवार मेरी ओर घुमाता है, उसकी कुशलता की गति बढ़ जाती है। मैं बस किनारे हट जाता हूं। फुटकार, मैंने आसानी से उसे चकमा दिया और अपने कंधे से कुछ इंच आगे जाकर अपनी तलवार उसकी भुजाओं पर मार दी। खटखट, मेरी तलवार उस पर लगी और उसे 2 कदम पीछे हटना पड़ा। उसके चेहरे पर आश्चर्य देखा जा सकता था। मैंने उसके हमले से बचने के लिए किसी कौशल का प्रयोग नहीं किया और केवल अपने शरीर की ताकत से उस पर हमला किया, जिससे वह 1 कदम पीछे हट गया। ये सब मेरे प्रशिक्षण के कारण संभव हुआ। क्षमता हेरफेर और युद्ध शैली प्रशिक्षण के बाद मैंने ज्यादातर अपने रिफ्लेक्स प्रशिक्षण पर काम किया। मैं न केवल सप्ताह में 4 दिन आराम के साथ रिफ्लेक्स का प्रशिक्षण लेता हूं, बल्कि एडवेंचरस पैराडाइज का कार्य पूरा करने के बाद वापस आने के ठीक बाद अन्य 3 दिन भी अपने रिफ्लेक्स का प्रशिक्षण लेता हूं। मैंने इन 3 महीनों में एक भी समय बर्बाद नहीं किया, सिर्फ इस प्रतियोगिता में भाग लेने और सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने के लिए। तुम इससे बच नहीं पाओगे, उसने कहा और मुझ पर फिर से हमला किया। इस बार उसकी गति थोड़ी और बढ़ गई थी। मैंने उसे अजीब तरह से देखा। अगर तुम्हारा हमला इतना ही तेज था तो तुमने इतनी बड़ी बात क्यों की? मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी गति कौशल का उपयोग सीमा तक करेगा, लेकिन वह अभी भी पीछे हट रहा है। इस बार मैंने उसके हमले से बचने की योजना नहीं बनाई थी, मैं उसका प्रतिकार करना चाहता था। खटखट, मैंने अपनी तलवार उस पर तान दी और इससे पहले कि वह संभल पाता, मैंने उसकी छाती पर हमला कर दिया। धम्मा, मेरी तलवार सीधे उसके सिर पर लगी और झटके के कारण उसे पीछे हटना पड़ा।
मैं अगला हमला करने ही वाला था कि उसने अपनी गति कौशल को पुनः सक्रिय कर दिया और हमारे बीच कुछ दूरी बना ली। उसने हम दोनों के बीच कुछ दूरी बनाने के बाद औषधि पी ली, औषधि फेंक दी। वह मेरी ओर ध्यान से देखने लगा जबकि उसकी तलवार हल्के नीले रंग में चमकने लगी। वह अपने आक्रमणकारी कौशल का प्रयोग कर रहा है, मैंने सोचा और बचाव के लिए अपनी नाइट ग्रेड शील्ड को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसकी तलवार चमकी, अगले ही पल उसने मेरी दिशा में तलवार घुमाना शुरू कर दिया। उसकी तलवार से असंख्य धारें निकलने लगीं। एक पवन ब्लेड अन्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली लग रहा था। हवा के झोंकों को तेजी से अपनी ओर आते देख मैंने अपनी स्थिति समायोजित की और बचाव के लिए स्वयं को तैयार किया। बम बम बम, एक के बाद एक हवा की धारें मेरी ढाल से टकराने लगीं। ये पवन ब्लेड सामान्य पवन ब्लेडों से बहुत अलग हैं। वे बहुत तीखे हैं, इतने तीखे कि मेरे शरीर के किसी भी हिस्से को काट सकते हैं। यदि मैं इस हमले का सामान्य ढाल से बचाव कर रहा होता तो मुझे पूरे शरीर में चुभन जैसा दर्द महसूस होता। यह अच्छी बात है, मैंने अपनी नाइट ग्रेड शील्ड के साथ उनका बचाव किया है। मैं केवल एक मामूली दर्द हूं। मैं अपने प्रतिद्वंद्वी की हरकतों पर नजर रखते हुए अपनी ढाल से तेज हवाओं से बच रहा था। मेरा ऐसा करना सही था क्योंकि एक के बाद एक दर्जनों पवन ब्लेडों को छोड़ने के बाद उसने अपनी गति प्रकार की कुशलता को पुनः सक्रिय कर लिया, लेकिन इस बार यह बहुत अलग है। उन्होंने न केवल अपनी गति प्रकार की कुशलता को सीमा तक सक्रिय किया, बल्कि उन्होंने एक अन्य कुशलता को भी सक्रिय किया, जिससे उनकी गति और भी अधिक बढ़ गई। धूर्त कमीना, सारा गुस्सा और बड़ी बड़ी बातें सब दिखावा था। पहले उसकी स्पीड टाइप स्किल का इस्तेमाल करना और फिर विंड ब्लेड अटैक करना, ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। उन्होंने मेरा स्कोर देखा था और थोड़ी सी बुद्धि से कोई भी मेरी ताकत का अंदाजा लगा सकता था, और जब उन्हें पता चला कि मैं उनका प्रतिद्वंद्वी हूं तो उन्होंने निश्चित रूप से मेरे बारे में विवरण पढ़ा होगा। उन्होंने खुद को एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया जो अंत तक लड़ता रहेगा, ये जानते हुए भी कि मेरे पास नाइट ग्रेड कौशल है। यदि मैं थोड़ा भी भोला होता तो निश्चित रूप से उसके जाल में फंस जाता। लड़ाई की शुरुआत से ही मुझे उसकी योजना का एहसास हो गया था और इसके बावजूद मैंने नाइट ग्रेड कौशल का उपयोग नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या उसके पास कोई ट्रम्प है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ये पुष्टि नहीं करना चाहता था कि मेरे पास नाइट ग्रेड कौशल है। ये जानना एक बात है कि मेरे पास नाइट ग्रेड कौशल है, जबकि यह पुष्टि करना कि मेरे पास यह है पूरी तरह से दूसरी बात है। मुझे इसे रहस्य बनाए रखना होगा। उन्हें ये प्रश्न करना होगा कि क्या मेरे पास वास्तव में नाइट ग्रेड कौशल है या नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ कीमत चुकानी होगी। इसकी कीमत मुझे अपनी कुछ ताकत दिखाने के लिए चुकानी होगी, जैसे कि नाइट ग्रेड शील्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि कई पत्रिकाओं और साइटों ने प्रत्येक प्रतिभागी की ताकत का अनुमान लगाने और भविष्यवाणी करने के लिए कई तेजतर्रार लोगों को नियुक्त किया होगा। उनमें से कुछ ने निश्चित रूप से देखा होगा कि मैं नाइट ग्रेड शील्ड का उपयोग कर रहा हूं और मेरी प्रोफाइल पहले से ही इसके बारे में अपडेट हो चुकी होगी। जीतने के लिए न केवल शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि रणनीति की भी आवश्यकता होती है। चतुर रणनीति के साथ आप कच्ची शक्ति का उपयोग करने से भी आगे जा सकते हैं। यद्यपि शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ एक रणनीति बनाने से बहुत मदद मिलती है। जैसे ही मेरा प्रतिद्वंद्वी मेरी ओर आएगा, दूसरों के लिए यह बहुत खतरनाक होगा, लेकिन मेरे लिए मैं इसे संभालने में सक्षम हूं। मेरा प्रतिद्वंद्वी अत्यधिक गति से मेरी ओर आ रहा है। उसकी गति मेरी गति से 50% अधिक तेज है, जिसका उपयोग मैंने कॉर्पोरल स्टेज फैटी से दूर जाने के लिए किया था। उसकी तलवार को मुझ पर हमला करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। इतने कम समय में कौशल को सक्रिय करना बहुत कठिन है, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरल स्तर से नीचे हैं। इस आदमी ने अपने हमले की योजना बिल्कुल सही समय पर बनाई है। अगर उसका हमला सफल रहा तो उसे ये लड़ाई जीतने का 70% मौका मिलेगा। फुर फुर फुर, अचानक मेरे और मेरे पीछे आग की बौछारें भड़क उठी और वह तलवार जो मुझ पर वार करने वाली थी, इंच भर से चकमा खा गई। यह मेरी त्वरित गति वाली चाल है। इसने मेरी गति प्रकार के कौशल की गति को दोगुना कर दिया। ये कदम बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जोखिम भरा है। हर बार जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो मेरे मन में डर बना रहता है कि कुछ गलत हो जाएगा और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। कौशल के विपरीत, मुझे लगातार अपनी पीठ के पीछे 9 फायर जेट की शक्ति बनाए रखनी होगी। थोड़ी सी गलती और मैं बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा जाऊंगा। इस चाल के बारे में एक और बात यह है कि मैं इसका उपयोग केवल 2 सेकंड तक ही कर सकता हूं। यदि मैं इससे अधिक समय तक इसका उपयोग करने की कोशिश करूंगा तो निश्चित रूप से मैं लड़खड़ा जाऊंगा। हॉन्फना,
मैं अपने मुंह से दर्शकों की सांसें रुक जाने की आवाज सुन सकता था और इसे सुनकर मुझे काफी गर्व भी हुआ। मैं निश्चित रूप से इसमें यह प्रकट कर देता कि यदि मेरे पास हराने के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। अपने जेट की अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर अपना रुख मोड़ा और उसके सिर की ओर हमला किया। उसे शायद इस बात का अंदाजा था कि मैं हमला करूंगा, क्योंकि जैसे ही उसका हमला विफल हुआ, उसने अपनी रक्षा कौशल को सक्रिय कर दिया और उसके चारों ओर हवा का बुलबुला बन गया। जैसे ही मेरी तलवार ने हवा के बुलबुले को छुआ, उसे थोड़ी रुकावट महसूस हुई, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसकी गति रुक जाए। खटखट, मेरी तलवार उसके सिर पर जोर से लगी। यदि उसने उसके सिर के चारों ओर सुरक्षात्मक कलाकृति नहीं पहनी होती तो मेरी तलवार उसे टुकड़े टुकड़े कर देती, लेकिन फिर भी यह काफी शक्तिशाली प्रहार था। उसके खुद से बाहर आने का इंतजार किए बिना मैंने अपने दाहिने पीछे आग की जेट को उतारा और उसके सिर पर फिर से हमला किया। क्लैंक, उसने अपनी गति प्रकार की कौशल को सक्रिय कर दिया था और भागने ही वाला था कि मेरी तलवार बहुत तेज थी, वह फिर से उसके सिर पर लगी। मैं अगले हमले की तैयारी ही कर रहा था कि तभी उसने हमारे बीच कुछ दूरी बना ली। फुर, मैं उसे हमला करने का कोई मौका नहीं दूंगी, मैंने उसे पहले ही काफी मौका दे दिया है। मैंने तुरंत उसका पीछा किया। उसने महसूस किया होगा कि मैं उसके पीछे आ रहा हूं, और जब वह अपना सिर पीछे घुमा रहा था तो उसने अपनी आंखों के ठीक सामने मेरी तलवार देखी। खटखट, इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता, मेरी तलवार ने फिर वार किया। इस बार उसने हमारे बीच कुछ दूरी बनाने के लिए मेरे हमले का इस्तेमाल किया और मुझे तत्काल कार्रवाई शुरू करने से पहले 1 सेकंड और लगेगा। वह ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। मैंने पहले ही उसकी कलाकृतियों के माध्यम से उसे काफी घायल कर दिया था। आर्टिफैक्ट पहनने से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। प्रत्येक आर्टिफैक्ट की सीमा होती है और यदि आपके हमले उस सीमा से आगे जाते हैं तो यह आपके प्रतिद्वंद्वी को घायल कर देगा। यदि मैंने अपना हमला जारी रखा तो या तो वह आत्मसमर्पण कर देगा या मेरे हमले के कारण बेहोश हो जाएगा। फुर, मैंने फिर से त्वरित गति सक्रिय की और उसकी ओर बढ़ा। उसने भी किसी प्रकार का कौशल सक्रिय किया और मेरी ओर हमला किया। इस कौशल ने उसके दोनों हाथों को हवा की परत में ढक दिया था। इससे उसके हमलों की गति अत्यधिक बढ़ गई थी। ये कौशल नया लगता है, यह उनकी प्रोफाइल में नहीं था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। खटखट, दोनों तलवारें टकराईं और मेरी भुजाओं में तत्काल झटका लगा, जिससे मुझे अपने शरीर को स्थिर करने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन जब मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा तो ऐसा लगा कि उसने अपने आप को स्थिर करने के लिए 4 से 5 कदम पीछे हटे। एकदम सही मौका, मैंने कहा और तुरंत हरकत शुरू कर दी। फुर, मैंने तुरंत गति सक्रिय की और उसकी ओर बढ़ा। यह मेरे लिए हमला करने का एकदम सही मौका है। उन्होंने बस स्वयं को स्थिर किया और उनके कौशल को सक्रिय करने की कोई स्थिति नहीं थी। इतनी कम दूरी होने के कारण अगले ही पल मैं उसके पास पहुंच गया और उसने मेरी ओर चौड़ी दृष्टि से देखा और अपनी तलवार की ओर बढ़ा ताकि मेरी तलवार को रोक सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी तलवार उसके सिर से कुछ इंच दूर थी। खटखट, मेरी तलवार उसके सिर पर जोर से लगी और मैं दूसरा हमला करने ही वाला था कि मैंने देखा कि वह फर्श पर गिर रहा है और मैंने अपना हमला रोक दिया। धप, उसका शरीर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा, जबकि मैं अपनी तलवार को हवा में ही रोके देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था। मेरे हमले से वह सचमुच बेहोश हो गया था, ऐसा मैंने सोचा जब मैंने फर्श पर उसका अविचल शरीर देखा। मैंने सोचा कि वह आत्मसमर्पण करने से पहले मेरी 2 या 3 और चालें झेल सकेगा, लेकिन मेरे हमले को झेलने के बाद वह अपना होश खो बैठा। मैं उसे अपने पैर से लात मारना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या वह सचमुच बेहोश है या सिर्फ नाटक कर रहा है, लेकिन रेफरी को गंभीर चेहरे के साथ आते देख मैंने खुद को रोक लिया। मैंने देखा कि रेफरी मेरी ओर अजीब तरह से देख रहा था। फिर उसने झुककर मेरे बेहोश प्रतिद्वंद्वी को वह औषधि खिला दी। मैंने उसे बहुत जोर से पीटा। मैंने उसके खून से लथपथ सिर को देखा तो मुझे लगा कि उसका सिर उसके ही खून में भीगा हुआ है। उसके सिर के आसपास कोई सूखा धब्बा भी नहीं दिख रहा था। अगर मुझे पता होता कि वह इस बुरी स्थिति में होगा तो मैं निश्चित रूप से अपने हमले कम कर देता। मुझे अपने चारों ओर थोड़ी शांति महसूस हुई। जब मैंने चारों ओर देखा तो मैंने देखा कि दर्शक मेरे चारों ओर अजीब नज़र से देख रहे थे, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, मेडिसिन एक रोबोट स्ट्रेचर के साथ आया और मेरे प्रतिद्वंद्वी को उस पर उठा लिया। विजेता माइकल जार, रेफरी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा और तब दर्शकों में सन्नाटा छा गया। मुझे खूब तालियां मिलीं, लेकिन जब मैं प्रतिभागी क्षेत्र की ओर बढ़ा तो अधिकतर लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे।
यहाँ तक कि प्रतिभागी क्षेत्र में भी मैंने देखा कि मेरे कई साथी प्रतिभागी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जबकि कुछ अवचेतन रूप से अपने सिर को छू रहे थे। तभी मुझे ये बात समझ में आई। मैं शायद अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर इतनी जोर से मारता हूं कि ज्यादातर लोग शायद यही सोचते होंगे, प्रतिद्वंद्वी के सिर पर प्रहार करने में मेरी अजीब रुचि है। वे अवचेतन रूप से अपने सिर को छू रहे थे। तुम्हें सच में सिर पीटने में बहुत मजा आता है, हो? लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि मैं उसके बगल में मुस्कुरा रहा था। ये तो बस एक आकस्मिक चुनाव था, मैंने जवाब दिया। सिर, छाती, पारिवारिक गहने पुरुषों की कमजोरियों में से एक हैं। मैं परिवार के गहनों पर हमला कर सकती हूँ या फिर मुझे अश्लील और बेशर्म समझा जाएगा। मेरे पास एकमात्र विकल्प सिर या छाती है। मैंने सहज रूप से सिर की ओर से हमला करने का विकल्प चुना। सामान्यतः मैं छाती की ओर या गर्दन की ओर से हमला करता था, लेकिन इस बार मैंने सिर की ओर से हमला करने का विकल्प चुना। लोग चाहे जो भी कहें, मुझे उसका सिर पीटने में बहुत मजा आया और मैं अपनी अगली लड़ाई में भी ऐसा करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा चुनाव आकस्मिक हो सकता है, लेकिन तुमने उस बेचारे को बहुत बुरी तरह पीटा। देखो, उसके सिर पर कोई भी जगह नहीं थी जो उसके खून से न सना हो। लिली ने मेरे प्रतिद्वंद्वी के सिर की छवि पेश करते हुए मजाक किया। हाँ, उस बेचारे के सिर पर मैंने सचमुच बहुत जोर से प्रहार किया। लिली ने मेरे साथ कुछ मिनट तक मजाक किया। उसके बाद हमने मुकाबला देखना और चर्चा करना शुरू किया। लड़ाई जारी है, लेकिन हमने शीर्ष 20 में से किसी की भी लड़ाई नहीं देखी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुकाबले रोमांचक नहीं थे। मैंने मुकाबलों को देखकर कई चीजें सीखीं, विशेषकर कौशल, बहुत सारे कौशल। कुछ प्रकार के कौशल जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया था और मुझे उनके बारे में विवरण जानने के लिए फीड की जांच करनी पड़ी। फीड्स पर कई झगड़ों के बारे में लाइव चर्चाएं होती हैं और जब तक आप उन पर जूम करते रहेंगे, आपको लड़ाई के बारे में हर विवरण पता चल जाएगा। यहां तक कि दुर्लभ कौशल के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। केवल बहुत कम चीजें ही फीड पर मौजूद लोगों को भ्रमित करने में सक्षम थीं। एक बात ने मुझे सबसे अधिक प्रसन्न किया, वह थी मेरी तत्काल गतिविधि के बारे में जानकारी। वे यह मान रहे हैं कि मेरी तात्कालिक गतिविधि किसी प्रकार का कौशल है, न कि क्षमता में हेरफेर के माध्यम से किया गया कोई तकनीक। कुछ लोगों ने भ्रमित होकर मेरे मन व्यय के बारे में पूछा, क्योंकि मैंने कई बार तत्काल आंदोलन का उपयोग किया, लेकिन एक बार भी मैंने औषधि नहीं पी। कुछ लोगों ने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि मैं इंजेक्शन डिवाइस का उपयोग कर रहा हूं। इंजेक्शन डिवाइस एक छोटी मशीन है जिसे आप अपनी बाह में बांधते हैं और यह आपके रक्त प्रवाह के माध्यम से आपके शरीर में दवा इंजेक्ट कर देती है। वे बहुत अच्छे उपकरण हैं, लेकिन मुझे वे पसंद नहीं हैं। जब मैं लड़ रहा होता हूं तो मुझे अपनी त्वचा में किसी चीज के चुभने का एहसास बहुत बुरा लगता है। इससे मुझे असहज महसूस होता है। मन व्यय क्षमता हेरफेर का एक सबसे बड़ा लाभ है, ये कौशल की तुलना में बहुत कम मन का उपयोग करेगा। समय के कारण लोग क्षमता हेरफेर का अधिक अभ्यास नहीं करते हैं। किसी कौशल को सीखने के लिए आपको अधिकतम 1 सप्ताह की आवश्यकता होगी, लेकिन मन हेरफेर के लिए समान परिणाम प्राप्त करने के लिए वर्षों के कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए बहुत से लोग अपनी क्षमता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब तक वे अपनी क्षमता पर सामान्य रूप से नियंत्रण रखते हैं, तब तक वे ठीक रहते हैं, और जैसे जैसे उनका स्तर ऊपर होता जाता है, उनकी क्षमता पर उनका नियंत्रण भी मजबूत होता जाता है। अचानक स्क्रीन पर एक नाम दिखाया गया जिसने दर्शकों में से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। माइक हैरिस तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 1000 का परफेक्ट स्कोर प्राप्त किया है। हर कोई उनके मुकाबले का इंतजार कर रहा था, खासकर वे लोग जिन्होंने परफेक्ट स्कोर प्राप्त किया था। लेकिन लोग उनके प्रतिद्वंद्वी को देखकर थोड़ा निराश हुए। उनके प्रतिद्वंद्वी की रैंक 908 है, जो सबसे पीछे है। जैसे ही वह मंच पर पहुंचे, उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी से कुछ ऐसा कहा जिससे दर्शकगण चौंक गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी योग्यता या कौशल का उपयोग नहीं करेंगे तथा केवल अपनी शारीरिक क्षमता से ही लड़ेंगे। ये सुनकर सभी लोग सचमुच चौंक गए, यहां तक कि रेफरी भी थोड़ा हैरान हो गया। यह एक दिलचस्प मुकाबला होगा। लड़ाई में केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग करने का मतलब है कि वह अपनी ताकत के केवल 25% के साथ ही लड़ेंगे। पहली बार उसकी बातें सुनकर उसका प्रतिद्वंद्वी क्रोधित हुआ, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। वह शायद माइक को उसे नीची नज़र से देखने के लिए कड़ा सबक सिखाने की सोच रहा है। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई और उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपना कौशल सक्रिय कर दिया, जिससे आग के तीर निकल रहे थे। अपनी ओर आते हुए अग्निबाणों को देखकर माइक हैरिस अविचलित दिखे और उन्होंने बड़ी सहजता से उन अग्निबाणों को चकमा दे दिया जो उनकी ओर आ रहे थे।
मैं उसके इस क्षण को देखकर अचंभित रह गया। पहली नज़र में ये सरल चकमा देने जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें कई जटिलताएं शामिल हैं। न केवल मैं, बल्कि मेरे आसपास के लोग, जिनकी नज़र मुझ पर थी, भी प्रशंसा से दंग रह गए। यदि मैं इस प्रकार की गतिविधि करना चाहता हूं तो मुझे अपनी युद्ध शैली में 5 महीने तक प्रशिक्षण लेना होगा, तभी मुझमें हमले को इतनी सहजता से चकमा देने का आत्मविश्वास आएगा। उनके प्रतिद्वंद्वी ने और अधिक उग्र बाण छोड़े, लेकिन वे सभी माइक द्वारा आसानी से चकमा दे दिए गए। ये देखकर उसके प्रतिद्वंद्वी का चेहरा काफी भयानक हो गया, क्योंकि उसने मैना औषधि पी ली थी। उसके प्रतिद्वंद्वी ने गुस्से में आकर औषधि की बोतल फेंक दी और अपनी गति बढ़ाते हुए माइक की ओर दौड़ा। न केवल उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी गति कौशल को सक्रिय किया, बल्कि उसने माइक पर हमला करते समय अपनी तलवार को आग से प्रज्वलित भी कर दिया। माइक अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ज्वलंत तलवार पकड़े हुए तेजी से मेरी ओर आते देखकर अविचलित रहता है। माइक ने उसके सिर पर वार नहीं किया जैसा कि सभी को उम्मीद थी, लेकिन वह बच निकला। उसके प्रतिद्वंद्वी ने पागलों की तरह उस पर तलवार घुमाई, लेकिन माइक ने बिना किसी प्रयास के उसे चकमा दिया। मुझे लगता है कि माइक अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार से इसलिए नहीं बच रहा है क्योंकि वह उसकी शक्ति से डर रहा है, बल्कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने के लिए, मजे के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके प्रतिद्वंद्वी को इसका एहसास हो गया और उसके हमले और भी अधिक पागलपन भरे हो गए। वह एक पागल सांड बन गया, जो पागलों की तरह अपनी तलवार घुमा रहा था, लेकिन चाहे वह कितना भी प्रयास करे, वह माइक पकड़ने में सफल हो ही जाता था। अंततः थककर उसके प्रतिद्वंद्वी ने उनके बीच कुछ दूरी बना ली और फिर से माइक पर ज्वलंत बाणों से हमला किया, जबकि माइक फिर से औषधि पी रहा था। माइक ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला नहीं किया, वह बस अपने रास्ते में आने वाले हर हमले का बचाव करता रहा। उसके प्रतिद्वंद्वी ने कुछ सेकंड तक हमला नहीं किया, लेकिन फिर उसने अपनी गति और शक्ति कौशल को सक्रिय किया और पुनः माइक पर हमला कर दिया। इस बार उनके प्रतिद्वंद्वी की गति काफी तेज थी और माइक को भी इसका एहसास हो गया था, इसीलिए उसने हमले से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी तलवार से उनका मुकाबला किया। उनका आक्रमण सरल था, अपने प्रतिद्वंद्वी जितना भारी नहीं था, लेकिन वह एक कदम भी पीछे हटे बिना प्रत्येक आक्रमण का पूरी तरह से मुकाबला करने में सक्षम थे। ये सब काफी देर तक चलता रहा और जब माइक प्रतिद्वंद्वी उनके बीच कुछ दूरी बनाने वाला था, तो माइक ने अचानक हमला कर दिया। उसके हमले सांप की तरह खतरनाक थे और उसका हर वार उसके प्रतिद्वंद्वी के कमजोर स्थान पर पड़ता था। कलाकृतियों की सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसमें कुछ कमजोरियां हैं। जैसे गर्दन के पीछे का छोटा सा हिस्सा जहां कवच और मास्क कनेक्ट होता है, हथेलियां जो कवच पर असुरक्षित होती हैं। इस कमजोरी का सही ढंग से उपयोग करने के लिए युद्ध में बहुत कुशल होना आवश्यक है। माइक ने अपने प्रतिद्वंद्वी को अनजाने में रिंग के किनारे तक ले गया और इससे पहले कि उसका प्रतिद्वंद्वी कुछ समझ पाता, माइक के किक से वह रिंग से बाहर निकल गया। इस चाल ने सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। जो माइक अब तक इतनी सज्जनता से लड़ रहा था, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को रिंग से बाहर निकालने जैसी अभद्र चाल का इस्तेमाल किया।